Yes, sir. You can start, sir. Recording is going on. एक्सटेंडेड प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन सिस्टम के तीसरे हिंदी के सत्र में गुरु आप सभी गुरुजनों, आप भगवान श्री गणेश, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा सहित आप सभी को नमस्कार करता हूं और आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको ईपीएस सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आए। ईपीएस सिस्टम में हम केवल में उसके नक्षत्र में ही एक बार फिर से इसको रिवाइज करूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि 9 के 9 ग्रह और 12 के 12 भाव वो चार्ट के 249 सेंसिटिव पॉइंट्स में ही रहते हैं। कोई भी ग्रह हो या भाव, वो किसी राशि में होगा, किसी नक्षत्र में होगा और किसी उपनक्षत्र में होगा। तो जब एक ग्रह के हम नक्षत्र को लेते हैं कि वो किस भाव में है, किस भाव का स्वामी है, उसके नक्षत्र में कौन ग्रह है, तो जो भाव है वो भी किसी राशि में है और किसी नक्षत्र में है, किसी उपनक्षत्र में है, तो उसके नक्षत्र और उपनक्षत्र का उपयोग क्या है। यदि ग्रह का नक्षत्र उसका उपनक्षत्र का उपयोग है तो भाव के नक्षत्र और उपनक्षत्र का उपयोग क्यों नहीं, और यदि उसका कोई उपयोग नहीं तो वो क्यों है। तो इसीलिए ईपीएस सिस्टम में आदित्य काशीनाथ जी ने इस बात को प्रमाणित किया कि जिस तरह से एक ग्रह किसी भाव का स्वामी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सिंह राशि इंटरसेप्टेड साइन हो जाए तो उस स्थिति में उस राशि में कोई भाव नहीं रहेगा, तो सूर्य फिर भावेश नहीं रहेगा, लेकिन वो किसी न किसी भाव में जरूर बैठेगा, ये तय है। यानी कोई ग्रह किसी भाव का स्वामी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वो किसी भाव में बैठा है, ये निश्चित है। जब वो किसी भाव में बैठा है तो किसी सेंसिटिव पॉइंट पर बैठा हुआ है, अर्थात वो किसी राशि में है, किसी भाव में है, किसी नक्षत्र में है, किसी उपनक्षत्र में है। ठीक इसी प्रकार एक भाव भी किसी राशि में है, वो स्वयं में एक भाव है, वो भाव किसी नक्षत्र में है और किसी उपनक्षत्र में है। इनके उपयोग क्या है। अगर हम किसी ग्रह की पूर्ण क्षमता को जानना चाहते हैं तो मात्र वो किसी भाव में है और किसी भाव का स्वामी है, ये ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसको पूर्ण करने के लिए हम जब बाएं से दाएं उस ग्रह को पढ़ते हैं तो उस स्थिति में हमको मालूम पड़ता है कि वो भाव स्वामी है, किसी भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव का उपनक्षत्र है और किसी भाव का उपनक्षत्र है। तो ये 4 स्टेजेस किसी भाव किसी ग्रह की पूर्ण स्टेजेस हैं, पूर्ण क्षमता है स्वयं की। अब आगे बढ़े तो क्या उसकी अक्षमता यहीं तक सीमित है? हेलो, नहीं। हाँ सर। सर, क्या हम आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? पूछे पूछे सर, पूछे सर, पूछे सर। वो अच्छा, मैंने सर जी, मैं पूछ रहा हूँ क्या सर, से जो ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है सर जी, क्या उससे हम अपना बर्थ टाइम को ठीक कर सकते हैं सर? क्या ठीक सर कर जो सकते हैं सर? सर वो क्या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है सर? सर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो हमारे दिमाग में एक फिनोमेना है, जो हमारे दिमाग में एक सोच है, सर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं, केवल आपके पास जो अवेलेबल घटनाएं हैं उन घटनाओं के माध्यम से वापस चले जाना बर्थ टाइम तक, यही बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है। हम इसमें अभी, हालांकि अभी इसका नहीं था, लेकिन चूंकि आपके मन की जिज्ञासा है मैं उसे थोड़ा सा शांत करता हुआ चलूं। जब हम
किसी भी एक चार्ट से किसी की भी इवेंट की अगर हम मतलब एक तरह से शोधन कर पाते हैं, तो उस बोलिए। इवेंट के माध्यम से हम बैक में भी तो जा सकते हैं ना। जब हम आगे जाते हैं तो हम बैक में भी जा सकते हैं। और केवल रूलिंग प्लैनेट के बिना पर केवल लगन की फिक्सेशन कर लेना या चंद्रमा की फिक्सेशन कर लेना अपने आप में कंप्लीट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं है। बर्थ हाँ टाइम सर, मगर रेक्टिफिकेशन का मतलब है 12 के 12 भावों के उप नक्षत्र का शोधन हो जाना। अच्छा अच्छा सर, आप मेरी मगर बात समझ गए मानो होंगे। मैंने मैंने हाँ सर, मगर मानो कि सर मैंने किसी का सर 5 मिनट पहले या पीछे आ रहा है, मैंने सारी घटनाएं मैच कर रहा है और प्रोग्रेशन भी मैच कर रहा है। तो सर कौन सा समय को लेंगे सर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है सर। अभी मैं आप इसके बाद मतलब जो है ना एक विवाह का चार्ट ही लूंगा। मैं आपको इस बात को इस मामले में प्रमाणित करके दूंगा कि देखिए, जब हम किसी भी भाव की डेस्टिनी उसके भाग्य को निर्धारण करते हैं, तो हम 7वें भाव के उप नक्षत्र को लेते हैं उसकी डेस्टिनी के लिए। लेते हैं या नहीं? हाँ सर। जब हम उस 7वें भाव के उपनक्षत्र को लेते हैं, तो उस 7वें भाव के उपनक्षत्र का क्या केवल इतना ही दायरा है कि वो उसका भाग्य बता दे? उसका उसके शादी के विवाह की घटना से उसका कोई और संबंध नहीं? अगर उसका संबंध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उपग्रह, वो उप नक्षत्र जो है, वो अगर शादी की घटना से संबंधित है, तो उस दशा में वो दशा भुक्ति और अंतरा में भी प्रयोग होगा। ये ईपीएस सिस्टम कहता है। यदि वो उसमें प्रयोग नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो फिर समय में कहीं न कहीं कमी है। दूसरी बात, जब आप 7वें भाव को पढ़ते हैं तो उसके 12वें भाव छठे भाव को भी पढ़ते हैं। तो एक समय में आप दो भावों की जस्टिफिकेशन करते हैं, यानी उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, यानी मतलब जो है ना उसका संशोधन करते हैं। ओ, मैं मैंने समझता तो हूं सर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी इवेंट को, किसी भी चार्ट को उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक मैं आपको उसे पूर्णतः क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर मैंने आपको ये बात बताई। ओ अच्छा, तो सर मानो सर किसी का सर गवर्नमेंट क्वार्टर में जन्म हुआ है, तो सर चार का सब लौट के सर सूर्य का कनेक्शन क्या कॉम्पल्सरी है सर। नहीं नहीं मैंने नहीं, सर मानो देखिए किसी मैं मतलब जो है ना, मैं इस मामले में आपको फिर से दोबारा वहीं पर लेकर चलता हूँ। आप फिर से ठीक से मतलब महसूस कीजिए। एक ही शहर में, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही कमरे में, किन्हीं दो बेड पर और साथ में किसी जुड़वा एक बच्चे। बेड पर पैदा होने वाले दो बच्चे, वो उसके सारे जो आपको बर्थ पर्टिकुलर मिलेंगे, वो सेम मिलेंगे। लेकिन लेकिन सब लोड डिवाइड करेगा, डिसाइड करेगा उनके भाग्य को और उन दोनों के अंतर को। क्योंकि एक ही समय में एक ही गर्भ से दो बच्चे एक साथ बाहर नहीं निकल सकते। उनका अंतर उन दोनों के भाग्य का अंतर है। वही प्रमाणित करता है कि इन दोनों के बच्चों के जन्म में अंतर है। ठीक है सर। आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ सर, थैंक यू अब सर। हम वापस आ जाएं विषय पर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी ग्रह या कोई भी भाव किसी राशि में, किसी भाव में, किसी नक्षत्र में, किसी उपनक्षत्र में पड़ता है। वो 249 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र हैं और 249 उपनक्षत्र हैं। जब हम किसी एक ग्रह की सामर्थ्य जानना चाहते हैं, तो हमें उस ग्रह की सामर्थ्य जानने के लिए न केवल उसका किस भाव का स्वामी हो और किस भाव में बैठा है, ये काफी नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। हमें उससे आगे बढ़ना होगा। हम बाएं से दाएं जब बढ़ते जाएंगे, तो वो किसी भाव का स्वामी है, किसी भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव का नक्षत्र है, तो ये उस ग्रह के स्वयं के भाव संबंध हैं। ये उसकी स्वयं की सामर्थ्य है।
लेकिन जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में हमारा भाई रहता है, हमारे घर में हमारे पिता रहते हैं, हमारे घर में हमारी माता रहती है, हमारे घर में हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे घर में कभी कभी मित्र भी आता है, हमारे घर में कभी कभी रिलेशंस भी आते हैं, उनके अपने स्वभाव हैं, वो भी चूंकि एक ग्रह है। तो जब वो हमारे घर में आते हैं या जो हमारे घर में रहते हैं, उनका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। तो इसका अर्थ मैं जो कहना चाहता हूं, यानी न केवल ग्रह किसी एक भाव और एक राशि में है, बल्कि यदि उस राशि, जिस राशि में वो बैठा हुआ है, उस राशि के स्वामी का भी असर उस पर पड़ता है। जो उसके साथ बैठा हुआ ग्रह, युति में बैठा हुआ ग्रह है, वो भी ग्रह उसको प्रभावित करता है। जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा है, वो ग्रह भी उसको प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार जो इनडायरेक्ट कंजंक्शन भी हम लेते हैं, इनडायरेक्ट युति भी हम लेते हैं, यानी जब किसी ग्रह की दो राशियों में, एक राशि में नोड प्लैनेट बैठा हुआ है, छाया ग्रह बैठा हुआ है, और दूसरी राशि में कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, तो हम उन्हें अप्रत्यक्ष युति मानते हैं, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। लेकिन ये नियम केवल और केवल छाया ग्रह पर लागू है, ये आप ध्यान रखिए। अगर सपोज एक मंगल की दो राशि हैं, एरिस और स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक में मंगल बैठा हुआ है, दूसरी में केतु बैठा हुआ है, तो मंगल और केतु एक दूसरे के साथ अप्रत्यक्ष युति करते हैं। लेकिन केतु के स्थान पर यदि गुरु बैठा हुआ है, तो उस स्थिति में गुरु मंगल को प्रभावित तो जरूर करेगा, लेकिन उसे युति में नहीं माना जाएगा। युति की सामर्थ्य अधिक है बेमुकाबले किसी राशि में बैठे हुए, अलग अलग राशि में बैठे हुए ग्रह की सामर्थ्य के। तो आप इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि एक ग्रह स्वयं के भाव संबंधों से तो है ही सामर्थ्यवान, लेकिन उसमें जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी भी उसे प्रभावित करता है। उस राशि में बैठा हुआ दूसरा ग्रह, यानी युति में बैठा हुआ ग्रह भी उसे प्रभावित करता है। जो ग्रह उसे दृष्टिगत है, जिससे वो ग्रह भी उसको प्रभावित करता है, और अप्रत्यक्ष युति में बैठा हुआ ग्रह भी उस प्लैनेट को प्रभावित करता है। तो तब कहीं जाकर उस ग्रह के पूर्ण भाव संबंधों का असर होता है। यहां तक मैंने आपको पहले बताया, और एक चार्ट की भी मतलब जो है ना आपके सामने पढ़ा, जो आपने चार्ट नंबर 2 जो देखा हो, इसलिए सेशन में पढ़ा था। इसमें मुझे थोड़ा सा आगे जोड़ना है। आगे ये जोड़ना है कि यहां तक एक ग्रह के सेल्फ सिग्निफिकेशन आ गए, स्वयं के भाव संबंध आ गए, उसकी सपोर्ट आ गई। अब हम उस भाव को, वो ग्रह अनुकूल है या प्रतिकूल, इसका निर्धारण कैसे करें? स्वाभाविक प्रश्न है। उसका निर्धारण करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला ध्यान हम ये रखें कि हम वैदिक सिद्धांत के ज्योतिष के त्रिकोणीय सिद्धांत के आधार पर हम अनुकूल और प्रतिकूल ग्रह का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, तो जैसे 8 और 12 भाव लगन के प्रतिकूल भाव हैं। यदि इसके साथ छठा भाव भी जुड़ जाता है, तो वो 6, 8, 12 लगन के लिए प्रतिकूल भाव हैं। यही 6, 8, 12 भाव यदि किसी इवेंट से, यानी किसी ग्रह से, किसी भाव से, उसके स्वामी से अगर वो 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं उस भाव से, तो उस भाव के लिए भी वो ग्रह, या भाव कहना चाहिए मुझे उस ग्रह के लिए, जैसे कोई ग्रह वृश्चिक राशि का ग्रह है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो उससे छठा घर, 8वां घर और 12वें घर के साथ उसका जो संबंध होगा वो अनफेवरेबल, प्रतिकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक ग्रह लगन के लिए प्रतिकूल हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, लेकिन वो घटना के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इसका एक उदाहरण आपको दिया था कि यदि कैंसर लगन की कुंडली है, यानी कर्क लगन की कुंडली है, तो उसमें चौथा घर लिब्रा में पड़ता है, तुला में पड़ता है, उसका 11वां घर टॉरस में पड़ता है, वृषभ राशि में पड़ता है, तो चौथे भाव से 11वां भाव 8वां भाव है, तो चौथा भाव 11वें भाव को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि 11वां भाव लगन के लिए अनुकूल भाव है,
तो उसकी प्रतिकूलता उतनी नहीं रहेगी जितनी एक स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए थी। ये ठीक है कि वो चौथे भाव के लिए प्रतिकूल होगा, लेकिन लगन के लिए वो प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि लगन के लिए चौथा भाव आराम का भाव है और 11वां उसके लाभ का भाव है। तो उस स्थिति में लगन मतलब चौथा भाव सफर करेगा, लेकिन लगन सफर नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम अनुकूल भाव की बात करते हैं, तो अनुकूल भाव के लिए हमें पहला भाव, क्योंकि लगन अपने लिए कभी प्रतिकूल नहीं होता, तो पहला भाव 11वां भाव जो सदैव उसके लिए अनुकूल होता है। तीसरा भाव 7वां भाव और 11वां भाव ये त्रिकोण के भाव हैं, आपको याद होंगे। तो तीसरा 7वां और 11वां भाव भी लगन को सपोर्ट करता है। किसी भी भाव से तीसरा 7वां 11वां भाव उस भाव के लिए सपोर्टिव हाउस है। तो अब इसी जैसे 6, 8, 12 प्रतिकूल भाव थे, इसी तरह से 3, 7, 11 अनुकूल भाव हैं। तो इस तरह से हम जब आकलन करें, तो जब हम आकलन करें, पहले आकलन करें कि लगन से प्रतिकूल भाव कौन से हैं, फिर हम आकलन करें उस घटना के प्राइमरी भाव से कि कौन से भाव उसके प्रतिकूल भाव हैं। तो यदि वो भाव घटना से भी प्रतिकूल है और लगन से भी प्रतिकूल है, तो वो पूर्णतया प्रतिकूल भाव है। इस तरह से हम उस ग्रह की अक्षमता का आकलन करते हैं। मैं समझता हूं मेरी बात ये आपको समझ में आ रही होगी। यदि किसी को संदेह है तो पूछिए। कोई भी भाव लगन के प्रतिकूल है और घटना के प्रतिकूल है, तो वो ग्रह दोनों के लिए प्रतिकूल होने के कारण पूर्णतया प्रतिकूल है। इसी प्रकार कोई भी भाव लगन के अनुकूल है, घटना के अनुकूल है, तो वो भाव चूंकि दोनों के लिए अनुकूल है, तो वो पूर्णतया अनुकूल है। अब हमारे पास सभी ग्रह अनुकूल नहीं हो सकते, सभी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकते। इसी तरह से जैसे सभी भाव अनुकूल नहीं है और सभी भाव प्रतिकूल नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हमको देखना क्या होता है कि जब हम किसी ग्रह की सामर्थ्य को पढ़ने चलते हैं, तो हम शुरू करते हैं, हम आरंभ करते हैं उसके भाव, किस भाव का स्वामी है। उसके भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हुआ है, क्या वो भाव स्वामी को बैठने वाले भाव में क्या उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद वो किसी भाव का नक्षत्र स्वामी है, तो जिस भाव का नक्षत्र स्वामी है वे भाव क्या उस भाव में बैठे हुए भाव से सहयोग करते हैं। अंत में वो किसी भाव का उपनक्षत्र है, तो क्या वो उपनक्षत्र अपने से पिछले वाले भावों को सपोर्ट करता है। यदि ये चेन कोस्पल लोड से लेकर कोस्पल सब लोड तक, भाव स्वामी से लेकर भाव उपनक्षत्र तक, बाएं से दाएं, यदि पूर्ण सपोर्टिव है, कोई भी भाव प्रतिकूल भाव नहीं है, तो वो अनुकूल भाव है, वो अनुकूल ग्रह है, हम उसे प्रथम श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई भी भाव, कोई भी ग्रह पूर्ण अनुकूल नहीं हो सकता या पूर्ण अनुकूल प्राप्त नहीं होता, बशर्ते उसके अंदर प्रतिकूल भाव आ जाएं। हम अगर शादी का भाव अगर मानकर चलें, तो शादी के लिए 7वां भाव अनुकूल भाव है, प्राइमरी भाव है, मुख्य भाव है। और छठा भाव चूंकि उससे ठीक 12वां भाव है, उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो प्रतिकूल भाव है। तो ऐसी अवस्था में अगर 7वां भाव छठे भाव में है या छठा भाव 7वें भाव में है, तो हमें दोनों के अंतर को महसूस करना होगा। 7वां भाव यदि छठे भाव में है, तो 7वां भाव स्वयं को सपोर्ट नहीं कर रहा। 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है। उसके बाद हम उपनक्षत्र देखते हैं। सपोज उपनक्षत्र 3, 7, 11 है, तो ठीक है, 7वें भाव को छठे भाव ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसे तुरंत आगे 3, 7, 11 मिल गया ब्रेक के बाद। 3, 7, 11 के बाद वो किसी भाव का उपनक्षत्र है, मान लीजिए वो मतलब जो है 11वें भाव का उपनक्षत्र है, तो चूंकि इसमें छठा भाव आया, छठे भाव का ऑक्यूपेंट चूंकि छठा भाव में बैठा हुआ ग्रह है, लेकिन चूंकि छठा भाव अकेला भाव है, तो वो हर्डल तो पैदा करेगा, समस्या तो पैदा करेगा, लेकिन वो प्रतिकूल नहीं है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे वो प्रतिकूल क्यों नहीं है जब वो 7वें का 12वां भाव है। प्रतिकूल इसलिए नहीं है
कि कोई भी अकेला भाव न अनुकूल है न प्रतिकूल है जब तक भाव समूह इकट्ठा नहीं होता। छठा भाव तब प्रतिकूल होगा जब छठे के साथ लगन के प्रतिकूल भाव 8 और 12 भाव भी संबंध बनाए, तब छठे भाव की क्षमता बढ़ जाएगी। यहीं पर अब आप इस बात को थोड़ा सा और मैं आगे थोड़ा सा और क्लियर करूं। सातवें भाव का स्वामी और सातवें भाव का उपनक्षत्र है, तो सातवें भाव के लिए वो सक्षम ग्रह है, लेकिन बीच में यात्रा करते हुए यदि प्रतिकूल ग्रह आते हैं तो हम उसे इस तरह से आकलन करते हैं कि सातवां भाव जहां से आरंभ होता है, रास्ते में कठिनाइयां आई, कठिनाइयां होने के बाद लेकिन चूंकि अंत में सातवां भाव बिना किसी प्रतिकूल भाव के बैठा हुआ है तो वो अंत में कामयाब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम प्रतिकूल भाव को भी ले सकते हैं। छठे भाव का स्वामी छठे भाव का उपनक्षत्र है, बीच में उसमें अनुकूल ग्रह हैं। इसका मतलब क्या है कि छठे भाव को मतलब जो है ना सपोर्ट नहीं मिला है बीच में, लेकिन फाइनली उसको सपोर्ट मिला है, तो छठे भाव की क्षमता थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अथॉरिटी है उपनक्षत्र और शुरुआत है, आरंभ है भाव स्वामी। भाव स्वामी से भाव उपनक्षत्र की यात्रा के मध्य यदि अनुकूल प्रतिकूल भाव आते हैं तो ऐसे ग्रह को हम मिक्स ग्रह कहते हैं, जिसमें अनुकूल भी हैं और प्रतिकूल भी हैं। लेकिन उसकी सामर्थ्य शुरू में क्योंकि 6th भाव से शुरू हो रहा है और अंत में 6th भाव पर अगर समाप्त हो रहा है तो उसमें प्रतिकूलता ज्यादा है। मैं ये बात विवाह की घटना के माध्यम से कह रहा हूं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव के उपनक्षत्र के साथ समापन हो रहा है, बीच में उसमें यदि कोई भी मतलब जो है ना अनफेवरेबल हाउस आते हैं, प्रतिकूल भाव आते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं मतलब हर्डल्स के साथ अंत में सप्तम भाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी उसे अंत में सफलता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है, सातवें भाव का स्वामी यात्रा करते हुए 7वें और 12वें भाव में 7वें और छठे भाव का उपनक्षत्र है, यानी एक अनुकूल और एक प्रतिकूल भाव का उपनक्षत्र है, तो ऐसी अवस्था में 7वें भाव की है। क्योंकि उपनक्षत्र जो अथॉरिटी है वो प्योर अनुकूल नहीं है बल्कि मिक्स है, तो ऐसी अवस्था में उससे सपोर्ट चाहिए। जो हमने 5 सपोर्ट गिनी है, राशि का मतलब सपोर्ट लिया है, युति का सपोर्ट लिया है, एस्पेक्ट का सपोर्ट लिया है, तो इनमें से किसी भी सपोर्ट को अगर उसे मिलती है, अगर अनुकूल मिलती है तो अनुकूल क्षमता बढ़ जाएगी और प्रतिकूल मिलती है तो प्रतिकूल क्षमता बढ़ जाएगी। इस तरह से किसी ग्रह की अक्षमता का अक्षमता में वृद्धि अथवा उसमें न्यूनता आती है। मैं समझता हूं एक ग्रह के आकलन के लिए आपको प्रॉपर मतलब जो है ना जानकारी मेरी तरफ से आपको मिल गई। फिर भी यदि कोई संदेह है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने एक ग्रह की अक्षमता का आकलन किया। ये अक्षमता का आकलन हमें प्रत्येक ग्रह के साथ करना है, एक बात। दूसरी बात, अब हम जब हमने एक ग्रह की स्वयं की अक्षमता मालूम की, उसके साथ सपोर्ट की क्षमता हमने मालूम की, अब वो ग्रह किसी नक्षत्र में है या उसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह है तो उसके प्रभाव का क्या होगा। अगर मान लीजिए हम 7वें भाव को लेकर चलें, 7वां भाव स्वयं में मिक्स है, अनुकूल भी हैं प्रतिकूल भी हैं, लेकिन वो ऐसे भाव ऐसे ग्रह के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है जो अनुकूल है, तो नियमानुसार स्वाभाविक रूप से चूंकि ग्रह को उसका नक्षत्र जो है वो सपोर्ट करता है, वो अनुकूल करे या प्रतिकूल करे, लेकिन वो उसको सपोर्ट करता है। तो जब वो सपोर्ट कर रहा है तो यदि वो अनुकूल है तो उसके अनुकूल भावों को सपोर्ट करेगा। यदि मिक्स है तो हमें देखना होगा कि मतलब उसमें कितने अनुकूल, किस तरह के अनुकूल भाव हैं और किस तरह के प्रतिकूल भाव हैं। विशेष रूप से विरोध भाव करने वाला भाव नहीं होना चाहिए। प्राइमरी हाउस का 12वां भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका विरोध करता है। तो हमें अगर 11वां भाव है, 7वां भाव है, तीसरा भाव है, तो वो उसको सपोर्ट करेगा।
और ये 3 7 11 भाव केवल विवाह को ही नहीं, लगन के किसी भी घटना को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि लगन का तीसरा भाव है, लगन की सामर्थ्य को बढ़ाता है। लगन का 7वां भाव है जो उसको बैलेंस करता है, और लगन का 11वां भाव है जो उसे गेन कराता है, प्राप्ति कराता है, केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अगर वो चर लगन नहीं है। तो इसी तरह से चूंकि ग्रह किसी नक्षत्र में है, अब वो नक्षत्र ग्रह यदि अनुकूल है तो वो ग्रह को सपोर्ट करता है। चूंकि नक्षत्र ग्रह भी एक ग्रह है, तो उसके वो भी किसी के नक्षत्र में है, तो उसे हम 2A लेवल बोलते हैं अपने ईपीएस सिस्टम में। मैं आपको जब चार्ट दिखाऊंगा, या मतलब मैंने स्लाइड दिखा दूंगा एक आपको, तो उससे मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल आपको दिखाई। लेकिन इस समय मुझे थ्योरी के लिहाज से मैं आपको बोलूं तो, चूंकि नक्षत्र भी एक ग्रह है, वो भी किसी नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र उसे सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो पहला ग्रह है, जिस ग्रह के हम जिसका आकलन कर रहे हैं, वो स्रोत है। जिस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र सहित सेकंड लेवल प्लस 2A लेवल, इसे हम इफेक्ट की भाषा में बोलते हैं। ये प्रभाव है पहले ग्रह को, यानी स्रोत को वो पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा कि नेगेटिवली सपोर्ट करेगा, ये उसका एक प्रभाव है। ठीक इसी प्रकार उस ग्रह का नक्षत्र उपनक्षत्र है, और उपनक्षत्र भी किसी नक्षत्र में है, तो उपनक्षत्र स्टार लोड को सपोर्ट करता है या स्रोत को सपोर्ट करता है, सोर्स को सपोर्ट करता है। यदि सोर्स को नक्षत्र यानी इफेक्ट सपोर्ट कर रहा है, और यदि उसका उपनक्षत्र भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो सबसे सशक्त ग्रह है उस घटना के लिए जिसके फेवर में वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर प्रतिकूल है, सोर्स प्रतिकूल है, उसका नक्षत्र यानी उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव भी प्रतिकूल है, और उसका उपलोड सबलोड भी प्रतिकूल है, तो वो प्रतिकूल ग्रह है। जब हम किसी भी ग्रह की या किसी भी घटना के लिए हम उसका आकलन करते चलते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रतिकूल ग्रह है वो दूसरे तीसरे लेवल पर नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो स्रोत ग्रह की अक्षमता में न्यूनता लाता है, उसमें कमी करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। अब हमारे पास सपोर्ट के लिए एक ग्रह और बढ़ गया। किसी ग्रह को जो सपोर्ट करने वाले थे, पहला राशि, दूसरा युति, तीसरा एस्पेक्ट, चौथा इनडायरेक्ट कंजंक्शन, और पांचवा हो गया उसका नक्षत्र। इस तरह से एक ग्रह को इतनी सपोर्ट मिलती है, वो उसकी टोटल सपोर्ट, उसकी अपनी टोटल स्ट्रेंथ है। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? इसमें मैंने एक चार्ट दिखाया है। Slide is visible, sir. स्क्रीन शेयर हो गई सर आपको? Yes, yes. राइट सर। ये एक ग्रह के टोटल सिग्निफिकेशन और उसकी टोटल स्ट्रेंथ है, जो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको शेयर किया है आपके साथ। ये कोई भी एक ग्रह है जिसे हम सोर्स कहते हैं,
वो ग्रह किसी भाव का स्वामी है, किसी भाव में बैठा हुआ हो सकता है, किसी भाव का नक्षत्र है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, किसी भाव का उपनक्षत्र है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो ग्रह फिर किसी नक्षत्र में यात्रा कर रहा होता है, तो वो जिस नक्षत्र में यात्रा करता है उसके स्वयं के सिग्निफिकेशन भी अपने आप में वही सिग्निफिकेशन है जो सोर्स प्लैनेट के। इसे मैं प्रत्येक ग्रह के जो सेल्फ सिग्निफिकेशन है, वो किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा हुआ है, और किस भाव का नक्षत्र है, किस भाव का उपनक्षत्र है, ये चारों स्टेजेस उसकी स्वयं की अक्षमता को जाहिर करती है। ठीक इसी प्रकार स्टार लोड है, और स्टार लोड भी चूंकि किसी के नक्षत्र में है तो हम उसे 2a से इंडिकेट करते हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 2 है। ये जो है ना हमारा स्टार लोड है। स्टार लोड का जो 2a है वो यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार उसका सब लोड है, सब लोड के भी वही चारों स्टेजेस हैं। और हम जब उसको पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं, हम इसको बाएं से दाएं पढ़ते जाते हैं। उसको अब क्या क्या सपोर्ट करता है, ये प्रत्येक ग्रह के लिए उसी तरह से एप्लीकेबल है, जैसे स्रोत के लिए एप्लीकेबल है, इसी तरह से स्टार लोड के लिए एप्लीकेबल है। हम ये, मेरा मतलब इन नटशेल अगर मैं बोलूं तो ये 9 के 9 ग्रह पर एप्लीकेबल है। जब हम किसी ग्रह का आकलन करना चाहते हैं, उसको कौन कौन चीजें प्रभावित करती हैं, उसे राशि स्वामी प्रभावित करता है, उसे कंजंक्शन प्लैनेट यानी युति ग्रह प्रभावित करता है, उसे एस्पेक्टेड बाई प्लैनेट प्रभावित करता है, और एस्पेक्टिंग नोड छाया ग्रह के लिए अगर हम देखें तो छाया ग्रह नहीं देखता, बल्कि उसे जो ग्रह देख रहा होता है परिवर्तित रूप से छाया ग्रह उसको देख रहा होता है। तो इसलिए हम इसकी दृष्टि को भी लेते हैं उस अवस्था में। जैसे बृहस्पति राहु को देख रहा है तो राहु भी बृहस्पति को देख रहा है, क्योंकि राहु एक मिरर है, छाया ग्रह है, तो हम इसलिए राहु की भी एस्पेक्ट को देखते हैं। उसके बाद जो है ना, अब आ जाइए हम इसमें एक चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी वो ये थी। अब इसमें थोड़ा सा मतलब मैं इसमें और बढ़ाना चाहता हूं ताकि वो हम आपको आगे मतलब जो है ना महसूस हो सके। अब जैसे इस ग्रह को सपोर्ट करने वाले ये सब ग्रह थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसके अलावा इस ग्रह को मैंने बताया भी नक्षत्र ग्रह, जिस भाव जो ग्रह जो स्रोत जिस नक्षत्र में यात्रा कर रहा है वो उसको सपोर्ट करता है, भले ही वो प्रतिकूलता से सपोर्ट करे या अनुकूलता से सपोर्ट करे। इसी तरह से 2a प्लैनेट जो है, जो नक्षत्र लोड का भी नक्षत्र लोड है, वो भी ठीक उसी प्रकार उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से सोर्स ग्रह को 5 ग्रह एक साथ सपोर्ट करते हैं। उसका नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी। हमें यहाँ पर जो मुझे आपको और ऐड करना है अब वो ये करना है, ऐसा हो सकता है कि हम जब नक्षत्र लोड जिसे पढ़ें, जिसे इफेक्ट को पढ़ें, जिसे प्रभाव को जब हम पढ़ रहे हैं, तो यानी नक्षत्र लोड और उसका नक्षत्र दोनों मिलकर के अगर प्रतिकूल अवस्था में आ जाते हैं तो वो सोर्स भाव की जो क्षमता है उसको घटाते हैं। उसे नेगेटिव नहीं कर सकते लेकिन उसे कम कर देंगे। परंतु यदि सब लोड उस स्रोत को सपोर्ट कर दे तो उसका परिणाम अनुकूल हो जाएगा। सर यानी एक एग्जांपल दे देंगे एक बार इसका, जी इसका एग्जांपल दे देंगे प्लीज इसका। हाँ, मैं बीच में लाऊंगा जी, एग्जाम्पल बिल्कुल दूंगा। अभी थ्योरेटिकली आपके दिमाग में, क्योंकि ये बात मैंने अभी तक आपको नहीं बोली थी, ये मैं पहली बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम 7 स्टेप पढ़ते हैं तो उस 7 स्टेप में जब आप एक एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगे तो ये मतलब जो है ना वहां पर हमें उस समय हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं एक दिन में सारी अगर थ्योरी आपको बता दूं तो वो स्लिप कर जाएगी। ठीक है तो इसलिए मैंने इसमें आपको ऐड किया है कि जैसे हमारे पास स्रोत प्लैनेट है, स्रोत प्लैनेट को स्टार लोड सपोर्ट करता है, स्टार लोड को 2a सपोर्ट करता है। तो हमें पहले प्लैनेट पढ़ना है, उसके बाद हमें इफेक्ट पढ़ना है जी। और ये इफेक्ट टोटल मिलकर के क्या स्रोत को सपोर्ट करता है। यदि इसे सपोर्ट करता है तो वेल एंड गुड, यदि उसे वो सपोर्ट नहीं करता 1% मान लीजिए, तो ऐसी अवस्था में क्या परिणाम सब लोड
अपने नक्षत्र लोड सहित, क्या वो सपोर्ट करता है? किसको? प्रभाव को सपोर्ट करता है या स्रोत को सपोर्ट करता है? यदि प्रभाव को सपोर्ट करता है, इसका मतलब वो प्रतिकूलता से सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में ग्रह नेगेटिव परिणाम की तरफ चला गया। ठीक स्रोत है वो परिणाम नहीं लेगा जो परिणाम उसको मिलना चाहिए था। ठीक है थैंक लेकिन यू लेकिन यदि प्रभाव प्रतिकूल है और परिणाम अनुकूल है, तो इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी क्लाइंट को बोलेंगे, तब हम उसको ये बोलेंगे कि नहीं, स्रोत जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, बीच में कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं के बाद आपको परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपका प्रभाव अगर कमजोर है, तो ऐसी अवस्था में अगर परिणाम अनुकूल है, परिणाम सपोर्ट कर रहा है, परिणाम शक्तिशाली है, तो वो बाधाओं के बाद परिणाम तक ले जाएगा। मैं समझता हूं आपको मेरे इस लेवल की बात आपको समझ में आई होगी। यस सर अगर संदेह है तो बोलिए। नहीं नहीं सर ठीक है, जी सर जी सर आगे बढ़ें। यस सर चलिए क्या करो। ये दिक्कत कर दिया इसने थोड़ी। Or towards you are searching for? एक्चुअली सर मुझे इसका ज्यादा यूज नहीं आता, इसलिए मैं फंस जाता हूँ यहाँ पर आकर के। खैर एनी Or हाउ, you मैं, can share. हाँ आ गया है। तो मैंने आपको एक ग्रह की क्षमता के आकलन का पूर्ण तरीका बताया। हमें किसी ग्रह का पहले स्वयं का आकलन करना है, स्वयं के भाव संबंधों का, फिर उसके बाद हमें उसके साथ जो सपोर्ट प्लैनेट है उसका आकलन करना है। चूंकि वो अपने आप में सभी ग्रह हैं, तो सभी ग्रहों का इसी मैनर में हमको आकलन करना है। फिर जब हम उस ग्रह की पूर्ण क्षमता जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें उसको किस नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, नक्षत्र किस नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, तो यानी नक्षत्र और उसका नक्षत्र मिलकर के प्रभाव बनता है, और वो प्रभाव उस स्रोत प्लैनेट को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक इसी तरह से परिणाम जो है उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। इसके आधार पर हम उस ग्रह का पूर्ण क्षमता का आकलन करते हैं। ये आकलन आपको डेस्टिनी में काम आता है सर। हम यहाँ आज मैं आपको ये बात और ऐड करने जा रहा हूं कि जिस समय हम जो भी दशा भुक्ति अंतरा है, वो आपको उतना ही दे सकता है जितना उसकी डेस्टिनी परमिट करती है। अगर उसकी डेस्टिनी परमिट नहीं करती, आपने देखा, आप देखेंगे इस बात के लिए कि अगर फिफ्थ हाउस चाइल्ड के लिए सपोर्ट नहीं करता तो प्रोजेनी नहीं होती, सेवंथ भाव को सपोर्ट नहीं करता तो शादी नहीं होती, 10वां भाव अगर 9वें से 5वें से जुड़ा है तो अनस्टेबिलिटी रहती है उसमें। कहना चाहिए बार बार मतलब जो है ना, नौकरी का लगना, छूट जाना, घटना बढ़ना, ये सब उसको प्रभावित करता है। तो मेरे कहने का आशय इस बात से है कि हम जो दशा भुक्ति अंतरा है, वो दशा भुक्ति अंतरा डेस्टिनी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। मैं समझता हूं कि मुझे अब एक चार्ट जो है ना मैं शेयर करूं आपके साथ। एक मिनट का समय दीजिए मुझे।
What happened, Tiwari? एक सेकंड सर। एक तिवारी जी, एक बात और पूछनी थी। जी पूछिए। ये जो हमारा ईपीएस का सॉफ्टवेयर है ना, जी सर। इसमें कई बार हम डालते हैं तो, और जो दूसरे वाले सॉफ्टवेयर हैं जैसे, तो जी उसमें भाव का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। सर, उसका कारण है सर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है सर। हम्म। एक मिनट सर, एक मिनट। सर ये क्यों नहीं यार, स्क्रीन, यस। मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। उसका कारण सर दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि अयन अंशा में, हमारा जो अयन अंशा है इसमें 9 सेकंड का डिफरेंस है। हम्म। एक, दूसरा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कारण भी इनमें डिफरेंस आ सकता है सर। सर क्या है, जैसे 4 सॉफ्टवेयर डाले जी। तो 3 में तो सही आ रहा है, लेकिन हमारे ईपीएस वाले में थोड़ा चेंज आ रहा है। नहीं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जैसे उसमें एक सेव्ड चार्ट होगा, अगर आपके पास यही सॉफ्टवेयर है बिल्कुल तो सेम ही है तो सर। सर आप मेरे एग्जाम्पल 1 खोलेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। नहीं और नहीं, यदि मैं ये वाला अंतर नहीं कर रहा। आ जैसे रहा, मैंने क्लाइंटों के डाले हैं कुछ, जी, तो वो एक मिनट, फिर मुझे आपको मतलब जो है ना, मुझे वो दिखाना पड़ेगा जो आप समझना मैं चाह रहे हैं। समझ गया आपकी बात, लेकिन इसमें ट्रू नॉट्स का भी कुछ चक्कर है सर। नहीं नहीं, इसमें एक टूल है जो है ना, इसमें ये जो है ना, असल में पर पता नहीं मेरी प्लेट क्यों आ जाती है, मैं इससे बड़ा तंग हूँ। कौन सी प्लेट? ये जो दिखाई दे रही ना, ये वाली, ये रिकॉर्डिंग वाली एक्चुअल में। चलिए कोई बात नहीं सर, वो बाद में पूछ लूंगा मैं आपसे। हाँ ठीक है, मैं आपको हम्म, मतलब जो है ना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है यहाँ सर, पर जो ठीक है है। ना एक यूटिलिटी का मतलब जो है ना नहीं नहीं, ठीक है सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, विंडो ठीक है है सर। उसमें। हम्म, तो आ जाइए, फिर हम इस चार्ट पर अगर चलें, तो मैंने जो आपको अभी तक बोला उसको मतलब जो है ना क्लियर करने के लिए मैं भी आपको एक चार्ट के माध्यम से भी बता देता हूँ। एक Tiwari, I'm उदाहरण। sorry to interrupt. यस Can we सर। check that birth details are right? तो 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सर। सर सैंपल चार्ट 1 है ना सर? No, that is fine, but you check because the cuspal positions are not correct. No? 5, 11, 12, Seven sublots would be यस Saturn. सर, यस सर, यस सर, देयर इज समथिंग रॉन्ग सर। You kindly, I mean, recompute, go to chart, edit. 1 मिनट सर। No, no, no. Don't close it. What I'm saying, sir, no, no. Go to charts. Birth details are right. Edit. uh, Kindly check the birth details, sir. 18 मार्च सर, 1981 सर, 981 सर। Okay, 1 मिनट, 824. 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, व्हाट आई हैव लुकिंग सर, वेदर इट इज दिस वन। यस सर, दिस वन इज द चार्ट सर, बट व्हाई दिस इज शोइंग रॉन्ग? No, you go to charts, चार्ट, edit, एडिट, choose the place again, city, चेन्नई। yeah, again. Then create 7 sublots with the Saturn.
Yes, sir. Yes, sir. Yes. No, some problem. Still computing, sir. No. Yes. Still it is showing, sir, Rahu. No. Some problem, sir. Whether time is correct, na? Time is, sir, 8:24, sir. It is right, sir. I think some problem, sir. I don't know what. No, Sir, you would let have me checked, close. no? You would have checked, no, sir? Listen, sir. Let me close it, sir, first. Yeah, please start it. One minute, sir. Sorry Yeah, for disturbance. no problem, sir. Always you keep the program open always so that you can easily share it before the session starts itself. If you keep the software open, program open, chart open, you Yes, sir. can, It is easy to service. At that time, it is easy. yeah. Let me open the software. Sir, this chart contains, sir, 18 March 81 and time is 8:24. Place is Chennai. Okay, Chart is this. okay. Just a minute, sir. Let it compute, sir. Still it is Rahu. Let me also open the software and check it. Review it. Right. How come this will change? It's fine. So, It should be set. Sir, something is wrong here. something is wrong. I don't know. My program also getting late. Mm, I have actually checked calculation option also at reset it, and still it is showing this Rahu. Diwali, is it AM or PM? Sir, it is AM. AM. Okay, it is fine then. Then it is okay. AM only, but I don't know what happened to my software. My Either program is longitude, latitude can be maybe different. some different sign of some maybe setting. Recompute the chart, no sir. Make it sample example one. Create a new chart. Don't work on the old chart. Right, sir. Right, sir. It is also, sir, better to check 1 point, sir. 851 18 3 81 824 Chennai. Yes. Sometimes it makes more delay, sir. No, normally when we are
Online, no, sir. Yes, sir. Yes, sir. It will take time because the program. What is the date you said, sir? Sir, it is 18th March 1981. Okay, Wednesday, right? What Sir, is the INAM that is showing, sir? sir, let me create, sir, now. Yeah, I have please. closed this. 18 March 1981. Time is 8:24 AM. AM. Hmm. Place is Chennai. CMC. Chennai. Create. Yes, it came, sir. Sir, something was in saved chart was problem. Yeah, that's what. Maybe Yes. some INAM issue, maybe something. Now, KP9 Namsa, INAM. sir, 23, 30, 25. Yeah, correct. 32, 13.5 and 80, 17, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Now now it it is is correct. correct. Yeah, saved chart could be some issue. Yes, sir. You can share it now. 1 minute, sir. Marriage. Sir, what was the problem? Sir, actually, saved chart was having some problem. Tiwari ji, instead of new KPNMs, you put the 1 minute, sir. 1 original minute. KP. Then it will come Saturn as No, a now responsible it has subload. come correctly. The thing is, no. Example one was the saved chart in the software. So that would have been the old chart, would have taken the old parameter. So it is always recommended because when update software is happen, it is recommended to recreate the chart. I think Tiwarji would have checked. What Tiwarji, you have not entered the name, just created. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. मतलब जाना, sir. That is why actually I'm losing time, sir. I understand. Actually, it's a female chart. Yes, sir. Sir, I put the old KPNMs. Then I got the Saturn as a seventh cuspal subload. No. New Anamsa itself is fine, sir. Everything is fine. But some issue in the computation that the saved chart, that data may be wrong. That with the issue with the software. So with the old old data. Now with the new Anamsa, it is come correct. Yes, sir. This is Aries Lagna chart, sir. You can see, sir, here. What, sir? Sorry, Tiwari, you can edit to male instead of male. It is female, and you can also enter chart number 1, and you can save it. Right, sir. 1 minute, sir. Yeah, I can Edit. edit. Yeah, edit chart number 1. You It can is take female. enter chart number 1. It is chart number 1. One marriage or whatever. Yeah, chart number 1, and Chart number 1. yeah, save it. Save chart. Yeah, so that it will be there now. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Sir, actually, I do not have, sir, more many chart to save in my laptop. That is why I have no habit, sir, to save. Oh, This is, you should have, sir. You're all but I now onward I will no do, sir. problem, sir. Now you can carry on. Yes. तो सर हम आ जाएं अपने विषय पर। अभी मैंने आपको सपोर्ट प्लैनेट्स बोले थे, तो उसके लिए ये एक बेहतर एग्जांपल है आपके लिए। ये एरिस लग्ना चार्ट है, फीमेल चार्ट है। इसका आप अगर देखें छठे भाव में जुपिटर और सैटर्न युति किए हुए हैं, इन कंजंक्शन है। सन और मार्स मीन राशि में युति किए हुए हैं। सूर्य 3 डिग्री 55 मिनट पर है और 12वां भाव 5 डिग्री 45 मिनट पर है। तो ऐसे ग्रह को हम पढ़ते हैं, ये 5वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में बैठा है, लेकिन 12वें भाव के नजदीक है।
हमारा सॉफ्टवेयर भी इस बात को क्लियर करता है। अगर आप देखेंगे, पांचवें भाव का स्वामी है, आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, पांचवें भाव का स्वामी है, 11वें प्लस 12वें भाव में बैठा है, छठे और 10वें भाव का नक्षत्र लोड है, लेकिन ये किसी भी भाव का उप नक्षत्र नहीं। ठीक है। ऐसे ही आप देखें एक्वेरियस में, कुंभ लगन में न कुंभ राशि में 11वें भाव में मरकरी और यानी बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। शनि और बुध राशि परिवर्तन में है। शनि बुध की राशि में है और बुध शनि की राशि में है, तो बुध और शनि राशि परिवर्तन में है। बृहस्पति पांचवी दृष्टि से केतु को देखता है, बृहस्पति सातवीं दृष्टि से सूर्य और मंगल को देखता है। नौवीं दृष्टि में कोई ग्रह नहीं। केतु कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि में है। वीनस यानी शुक्र और बुध कुंभ राशि में है, लेकिन केतु वीनस और मरकरी से अप्रत्यक्ष युति कर रहा है। जो मैंने अप्रत्यक्ष युति आपको बोली थी उसका ये उदाहरण है। चूंकि दोनों मतलब केतु, वीनस और मरकरी शनि की राशि में है, शनि प्लेटफॉर्म है उनका, तो इसलिए ये युति कर रहे हैं। लेकिन ये युति दूसरे भावों पर लागू नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर जुपिटर बैठा होता तो ये जुपिटर पर लागू नहीं होती। उम्मीद है मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर जुपिटर केतु को देख रहा है और इनको देख रहा है, ये वाइस वर्सा है, म्यूचुअल एस्पेक्ट हम इसको बोलते हैं। ये इसकी विशेष दृष्टि है। ऐसे ही सैटर्न शनि जो है ना देख रहा है, और 10वें भाव पर उसकी कोई दृष्टि, मतलब 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो हम भाव से यानी राशि दृष्टि और कंजंक्शन जो है वो राशि से राशि लेते हैं, जैसे हम वैदिक में आप लेते हैं। तो अब हम ये सपोर्ट प्लैनेट अब आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर जब हम 1 मिनट में आपको भाई क्लास में बाद में बात करते हैं। अच्छा, मैंने एक पॉपअप खोला है आपके लिए, ये सॉफ्टवेयर में है। आपको मतलब जो है ना मुझे कुछ चीजें क्लियर करने के लिए अलग अलग बोलना पड़े तो मैं उसमें यहीं से आपको क्लियर कर सकूं। आप जैसे देखेंगे हम सपोर्ट प्लैनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस पॉपअप में, तो केतु सैटर्न की राशि में है, सैटर्न का साइन में है। इसमें जो है ना सपोर्ट प्लैनेट हमने दिखाए हैं यहाँ पर। तो केतु को कौन कौन प्लैनेट सपोर्ट करता है? क्योंकि सैटर्न राशि है तो राशि स्वामी सपोर्ट करता है। वीनस युति में है, शुक्र युति में है, ये देख सकते हैं आप, केतु शुक्र की युति में है इसलिए शुक्र सपोर्ट करता है। केतु बृहस्पति से ग्रस्त है इसलिए बृहस्पति का सपोर्ट प्लैनेट है। और मरकरी बुध, बुध इसको सपोर्ट करता है चूंकि बुध इसके साथ युति में है। तो आप सपोर्ट प्लैनेट को एक दृष्टि में यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल आपको समझाने के लिए, केवल आपको मतलब आपकी याद में बना रहे, इसलिए मैंने आपको जस्ट एग्जांपल आपको ये बात दिखाई। इस पॉपअप में आप प्रत्येक प्लैनेट के सपोर्ट प्लैनेट इंडिविजुअली देख सकते हैं। तो अगर हम चार्ट का एक बार निरीक्षण करने के बाद हम इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, और हम यहीं से इन 9 के 9 ग्रह आप एक जगह पर देख सकते हैं, और उन ग्रहों को कौन ग्रह सपोर्ट कर रहा है वो इस पॉपअप से यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये पॉपअप कैसे आया था? जी, पॉपअप कैसे खुला था ये? कंट्रोल बी। बी? जी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है कंट्रोल बी। ठीक है ठीक है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम कंट्रोल माफी जी, चाहूंगा बीच में टोकने के लिए, 1 माफी मिनट चाहूंगा। सर। वो एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जैसे अगर आप कंट्रोल जी करेंगे तो केवल प्लैनेट्स के सेल्फ सिग्निफिकेशन आएंगे। जी अगर आप कंट्रोल बी करेंगे तो आपको विद सपोर्ट आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ठीक ना है सर, सर? बिल्कुल ठीक चलिए, है सर। हाँ अब हम चलें। तो आप अब हमारे पास जब हम किसी चार्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास पहला समझ हमारा ये होता है कि हम चार्ट में छठे 8वें 12वें भाव से ग्रसित
ग्रहों का आकलन सरसरी तौर पर जरूर करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर भाव का स्वामी और बैठा हुआ भाव और राशि वो उसका स्रोत है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम चलें, लग्ना यानी मंगल, मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा है। तो मैं यहाँ जो आपको मैंने आज बोला कि आप जब हम किसी को बाएं से दाएं पढ़ते जाते हैं तो हमें उसके भावों का ध्यान रखना उस तरीके से जरूरी हो जाता है। मंगल, ये मेरा कर्सर आप देख रहे होंगे, मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। तो लगन के प्रतिकूल है, 8 वाला भाव को 12वां भाव सपोर्ट कर रहा है, यहाँ लगन की क्षमता को घटा रहा है। लेकिन उपनक्षत्र, ये नक्षत्र है 11वें भाव का, तो ये 12वें भाव को रिड्यूस कर दिया इसने तुरंत यहाँ पर, 11वें भाव, और दूसरा भाव जो है ना उसका उपनक्षत्र है। तो बुध मंगल को हम कह सकते हैं ये एक मिला जुला ग्रह है जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों है, दोनों की क्षमता इसके अंदर है। मैं अभी इसे लगन के आधार पर बोल रहा हूं, न कि किसी घटना के आधार पर, ये ध्यान रखिए। अब ये मंगल जो है बृहस्पति की राशि में है, तो बृहस्पति से सपोर्ट कर रहा है पहला राशि स्वामी होने के नाते। तो उस स्थिति में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। तो 6ठे भाव में बैठने के कारण, यानी 12वें और 6ठे भाव में बैठने के कारण इसमें भी वीकनेस है, इसमें भी कमजोरी है। तो ऐसी अवस्था में ये मंगल की कमजोरी को बढ़ाता है। दूसरी बात, मंगल न केवल बृहस्पति की राशि में है बल्कि बृहस्पति से दृष्ट है, तो इस पर बृहस्पति का प्रभाव अधिक है। बृहस्पति का डबल हो गया ना इसके ऊपर प्रभाव। ये न केवल मंगल बृहस्पति की राशि में, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, बल्कि गुरु से दृष्ट है, तो इसलिए गुरु का प्रभाव इस पर अधिक है। आगे चलिए, अभी ये मंगल सूर्य के साथ युति कर रहा है। सूर्य 5वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव में बैठा है। तो ये सूर्य मंगल की जो अनफेवरेबल क्षमता है उसमें कमी कर रहा है, क्योंकि 5वां और 11वां भाव लगन के अनुकूल भाव हैं। वो सूर्य मंगल की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को घटा रहा नाही है। मी त्याला हे केलं होतं जी आफ्टर जॉईनिंग क्लोज द व्हिडिओ. हा सुरुवात होती त्यामुळे मी दिसत होतो, आता नाही दिसत. सर आप म्यूट कर लें प्लीज। हाँ। शनि, शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। तो अगर हम देखें तो शनि जो है ना कार्मिक ग्रह है, 10वां भाव, 11वां भाव और 6ठे भाव में बैठा है। तो 6ठा और 10वां भाव जो है ना 2, 6, 10 कार्मिक भाव है ना, तो इसलिए वो मंगल को देख रहा है। लेकिन चूंकि 11वां भाव 6ठा भाव, जब 6ठा भाव 11वें भाव के साथ आता है तो ऐसी अवस्था में उसके अनफेवरेबल स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। 6ठा भाव जब 8वें और 12वें के साथ आता है तब उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 6ठा शनि, चूंकि बुध और शनि राशि परिवर्तन में है, ये 3रे और 6ठे भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में बैठा है, ये प्रभाव शनि के ऊपर बराबर आएगा। तो इस तरह से शनि जो है ना वो न अनुकूल है न प्रतिकूल है, तो वो शनि मंगल को देख रहा है, तो इसका भी प्रभाव मंगल के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मंगल के ऊपर मंगल के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है क्योंकि राशि स्वामी है और एस्पेक्टेड है। इसके ऊपर केतु का प्रभाव है। केतु का प्रभाव क्यों है? केतु का प्रभाव इसलिए है, केतु शनि की राशि में है, क्योंकि शनि मंगल को देख रहा है तो इनडायरेक्टली केतु भी मंगल को देख रहा है। हम केतु शनि को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मंगल पर केतु का भी प्रभाव है। तीसरे, मंगल के ऊपर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य युति में बैठा हुआ है। इसके बाद शनि का प्रभाव है, शनि दृष्टिगत है, और मरकरी का प्रभाव है, क्योंकि मरकरी जो है ना शनि के कारण, शनि और मरकरी राशि परिवर्तन में है, तो यदि शनि देख रहा है तो मरकरी भी देख रहा है, क्योंकि शनि और मरकरी एक दूसरे के साथ अपने भावों का परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए चूंकि शनि देख रहा है तो इसलिए शनि के साथ बुध भी आएगा, तो बुध भी देख रहा है। तो इस प्रकार मरकरी मार्स के साथ जुपिटर, केतु, सन और सैटर्न, मरकरी की सपोर्ट है, और इसमें अधिक ग्रह अनुकूल हैं।
लेकिन इसके साथ साथ लगन में एक वीकनेस भी है, क्योंकि ये छठे 12वें भाव से संबंधित है और 8वां भाव स्वयं रखता है। तो सर एक एक बात पूछनी थी। बोलिए। जैसे मार्स जो है जुपिटर की राशि में है, जी फिर केतु, सन, सैटर्न और मरकरी, जी ये सपोर्ट के हिसाब से 1 2 3 4 लगाए गए। नहीं नहीं, मतलब जो अब है जैसे जैसे जुपिटर सपोर्ट में केतु सबसे पहले लगाया है, फिर सन, फिर सैटर्न, फिर मरकरी। इज नहीं, इट? आप इसमें जो कहना चाह रहे हैं इसे देखकर कह रहे हैं ना। सर मार्स के आगे देखेंगे ना जुपिटर है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, हाँ, पहले सबसे पहले राशि, और राशि के बाद बाकी सपोर्ट है। तो राशि के नहीं, बाद केतु की कंजंक्शन तो आना चाहिए। इनडायरेक्टली सपोर्ट है ना सर। जी जी। तो फिर केतु को सबसे पहले क्यों रखा? सर केतु छाया ग्रह है सर। नहीं, वो तो मैं समझ गया, पर उसकी तो सैटर्न के थ्रू सपोर्ट है ना। सैटर्न के थ्रू सपोर्ट है, लेकिन सर छाया ग्रह, आपने केपी में भी पढ़ा होगा, छाया ग्रह ग्रह से अधिक प्रभावित प्रभावित करता है, इसलिए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है ना। ठीक है सर। जैसे ये शनि का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हाँ, शनि ने वही पहले वही लिया है, वही ऐसे वही। करके आप कह सकते हैं। आप ठीक है देखेंगे यहाँ पर जैसे सूर्य के नीचे, सूर्य शनि के नक्षत्र में है, केतु उसके साथ आया है। हम उसको मतलब हमारा सॉफ्टवेयर उसको छोड़कर नहीं चलता है। आप इधर ठीक। सेल्फ सिग्निफिकेशन में भी देखेंगे, केतु के साथ सैटर्न है, राहु के साथ मून है, मून के साथ राहु है। नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि केतु पहले लिया है और सैटर्न बाद में लिया है, वही छोड़ के, इसलिए मैंने कहा। नहीं, वो उस तरह से मतलब जो न हुई है। अगर हम्म आप उसका क्रम अगर जज करना चाहते हैं तो क्रम है, मतलब जो है ना, सबसे पहले राशि, राशि स्वामी, फिर उसके हाँ, बाद युति स्वामी, उसके बाद फिर एस्पेक्टेड, ठीक है सर, ठीक। एस्पेक्टेड बाई। ठीक है। ठीक है ना। और थैंक यू चूंकि सर। एस्पेक्टेड बाई है, तो जो अगर उसका सेकंड प्लैनेट अगर नोड है, तो ऐसी हम्म अवस्था में नोड भी सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही अगर राशि परिवर्तन है, तो राशि परिवर्तन में आप देखिए मरकरी का मार्स से कोई संबंध नहीं है, हम्म लेकिन मरकरी चूंकि शनि के साथ राशि परिवर्तन में है, जी तो जो शनि करेगा वो मरकरी भी करेगा, जो मरकरी करेगा वो शनि भी करेगा। जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। ये सपोर्ट प्लैनेट में आपको मतलब यहाँ पर मैंने दिखाया। इसके बहुत बहुत साथ धन्यवाद। थोड़ा सा मुझे आगे, थोड़ा सा आपको और बढ़ाकर ले जाना था। वो ये ले जाना है कि जब हम यहाँ पर हम सेल्फ से दो तरीके से आकलन कर सकते हैं। पहला आकलन हम करते हैं घटना के लिहाज से। जब हम घटना के लिहाज से आकलन करते जाते हैं, तो हमें दिमाग में ये भी रखना होगा कि वो लगन के अनुकूल भी है कि नहीं है, लगन के प्रतिकूल है कि नहीं। चूंकि अगर कोई ग्रह प्रतिकूल है किसी घटना के, और यदि वो प्रतिकूल है साथ में लगन के भी, तो वो पूर्णतया प्रतिकूल है। हमने ये नियम अभी चर्चा किया। तो इसलिए हमें लगन के साथ और घटना के साथ, दोनों के साथ, इस बात को दिमाग में रख करके हम उसका आकलन करते चलें। तो हमारे पास दो तरीके बचते हैं। पहला तरीका यह है कि हम एक तरफ से किसी घटना के लिए केतु से मरकरी तक चले जाएं। दूसरा तरीका हमारे पास बचता है कि हम प्राइमरी हाउस लेकर चलें। पहले प्राइमरी हाउस लें, फिर सपोर्टिव हाउस लें, फिर अनफेवरेबल हाउस लें। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली हमें हर एक ग्रह की व्यक्तिगत क्षमता, यानी उसकी स्वयं की अक्षमता का आकलन करना हमारे लिए अनिवार्य है। मैं समझता हूँ मेरी ये बात आपको मैं क्लियर हो रही होगी। अब हम, आप बताएं, मैं मतलब जो है ना इसको सीधे प्लेनेट वाइज मतलब जो है ना अगर क्लियर कर दूं, तो फिर हम आगे उसके लिए बढ़ें। दूसरी बात, मैंने आपको आज एक ये बात क्लियर की कि जब हम डीबीए का आकलन करते हैं, तो डीबीए का आकलन करने से पहले हमें डेस्टिनी का आकलन करना जरूरी है। दो कारणों से मैं ये बात कहते हैं मेरे गुरुदेव। वो इस बात के लिए कहते हैं कि यदि डेस्टिनी ही परमिट नहीं करती उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो फिर हमें आगे डीबीए पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए दूसरे, डी अगर डेस्टिनी परमिट करती है तो कितना परमिट करती है। अगर वो डेस्टिनी परमिट करती है लेकिन कमजोर है, तो उस स्थिति में हमें दशा सामर्थ्यवान चाहिए। अगर हमारी डेस्टिनी मजबूत है, तो कमजोर दशा भी दे देगी। ये वाइस वर्सा है। अगर डेस्टिनी मजबूत है, तो अगर दशा कमजोर भी है तो भी दे देगी। लेकिन अगर डेस्टिनी कमजोर है, तो उसके लिए दशा सामर्थ्यवान चाहिए। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यस सर, यस अब सर। हाँ, अब हम चलें तो डेस्टिनी लेकर चलें कि
पहले प्लैनेट का सिग्निफिकेशन चेक करें, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली प्रयोग जो है ना ग्रह के नहीं, सेल्फ एक काम कर लेते हैं ना सर, पहले डेस्टिनी के हिसाब से चल लेते हैं, फिर जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे। ठीक 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 ठीक, नहीं मुझे आपके साथ चलना है सर, अरे गुरु मुझे आप, जी, वो नहीं नहीं उस लिहाज से नहीं, मुझे इस लिहाज से कि हम उससे संतुष्ट हों जो हम कर रहे हैं, इसलिए आज हम पहले डेस्टिनी लेकर चलते हैं। क्योंकि हमारा जो घटना है आज इस चार्ट के लिए, वो घटना है शादी, विवाह। विवाह के लिए सातवां भाव मुख्य भाव है। तो सातवां भाव, एक मिनट, हमारा सातवां भाव जो है तुला राशि में पड़ता है, जिसका स्वामी शनि, वो शुक्र है, राहु के नक्षत्र में है और शनि के उपनक्षत्र में है। हमें जो पढ़ाया गया है वो ये पढ़ाया गया है कि हमें इन तीनों ग्रहों को तो आकलन करना चाहिए, लेकिन मूल रूप से शुक्र का और शनि का, यानी भाव स्वामी का प्लस भाव उपनक्षत्र का आकलन जरूर करना चाहिए। क्योंकि सातवें भाव के लिए ये तीनों ग्रह जिम्मेदार हैं। अकेला न शुक्र जिम्मेदार है, न राहु जिम्मेदार है, न शनि जिम्मेदार है। अगर राहु, वेनस बेहतर प्लैनेट है, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, अगर सोर्स प्लैनेट सही है लेकिन प्रभाव में कमी है, तो उस स्थिति में सोर्स भाव जो है वो कमजोर प्रभाव का अनुभव अवश्य करेगा। अगर उसका उपनक्षत्र सर वॉइस नहीं आ रहा। Yeah, I think maybe his power gone. See, very dark. Yeah, very connect. माफ कीजिएगा, मेरी लाइट चली गई है एक्चुअल में। मैं मोबाइल डाटे से कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है। अरे बस स्क्रीन इज ब्लैंक सर, व्हाट्सएप, स्क्रीन इज ब्लैंक। हाँ यस सर, यस सर। आगे 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। आया कि नहीं? ये शेयरिंग चाहिए। सर स्क्रीन अवेलेबल सर? यस सर। राइट। तो मैं ये कह रहा था सर, सातवां भाव शुक्र के राशि में है, राहु के नक्षत्र में है और शनि के उपनक्षत्र में है। तो मूल रूप से शुक्र और शनि डिसाइडिंग फैक्टर हैं इस सातवें भाव के, लेकिन राहु का भी प्रभाव है, क्योंकि वीनस शुक्र तक राहु के माध्यम से पहुंचता है। जैसे दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वीनस स्रोत है, राहु प्रभाव है और शनि परिणाम है। अगर वीनस और शनि दोनों ठीक ग्रह हैं
तो राहु का जो प्रभाव है, यानी प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी भी है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होने के बाद भी लेकिन वैवाहिक जीवन पूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है। ये इस दृष्टिकोण से हमें मतलब जो है ना 7वें भाव को हम आकलन करने के लिए हमें आदेशित है। मैं आपको, अगर 7वां भाव आपने पढ़ा, मैंने यहाँ चार्ट से आपको दिखाया था, शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में है, मरकरी से शनि की राशि में है। शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। तो 6ठे भाव से मतलब शुक्र 6ठे भाव से भी कनेक्टेड हो गया, 10वें भाव से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये मरकरी से युति करता है। मरकरी तीसरे भाव का और 6ठे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में है। तो चूंकि 6ठा भाव 11वें भाव में बैठा है तो ये प्रतिकूल नहीं है। मरकरी उस दृष्टिकोण से प्रतिकूल नहीं है, चूंकि 6ठे से 6ठा भाव है, तो वो 6ठे भाव का प्रभाव जो है विरोधित हो गया है। आगे चलें तो शुक्र शनि की राशि में है, मरकरी से युति करता है, केतु से युति करता है, और ये किसी से भी दृष्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में चूंकि शुक्र 2, 7, 11 का स्वामी होकर 6ठे और 10वें से भी संबंध रखता है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी वीकनेस जरूर है। अगर हम उसे ईपीएस के सिग्निफिकेशन से देखें तो आप देखिए 2, 7 और 11 का 2, 7 का स्वामी होकर 11 में बैठा है और 5वें भाव का उपनक्षत्र है। तो आप देखेंगे शुक्र में कोई भी अनफेवरेबल भाव स्वयं में नहीं है, तो इसे हम फेवरेबल की प्लैनेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है सर? यस सर। आगे चलिए, बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति मून के नक्षत्र में है। पहले बृहस्पति के स्वयं के भाव देखें, 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठा है। तो 9वें भाव को 6ठा भाव और 12वां भाव सपोर्ट नहीं करता, 12वें भाव को 6ठा भाव सपोर्ट करता है। तो इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। चूंकि हम शादी से संबंधित भाव देख रहे हैं, तो 9वां भाव सपोर्टिव भाव है, 7वें भाव की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन फाइनली ये 9th भाव का सपलोड है। तो बृहस्पति गुरु मिक्स प्लैनेट है और फेवरेबल स्ट्रेंथ रखता है। यदि ये ग्रह इसे फेवरेबल सपोर्ट मिल जाए, शुक्र की सपोर्ट मिल जाए, तो इसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं मैंने जो रूल बोला? यस सर। अगर मिक्स प्लैनेट है तो उसको अगर फेवरेबल प्लैनेट की सपोर्ट मिल जाएगी तो उसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बृहस्पति गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा 4थे भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है। 4था भाव यद्यपि मतलब जो है ना ये थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन पूर्णतः मतलब नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इसका मतलब लैक ऑफ अफेक्शन में मतलब सपोर्ट करता है। लेकिन 5वां भाव, 4थे भाव को 5वां भाव सपोर्ट नहीं करता, दूसरा भाव है। 5वां भाव, दूसरा भाव और 8वें भाव का उपनक्षत्र है। तो चंद्रमा भी 5 और 2 फेवरेबल है, 4 और 8 उसमें थोड़ा बहुत अनफेवरेबल है। तो ये मिक्स प्लैनेट है, चंद्रमा मिक्स प्लैनेट है। तो ये जो है ना, चूंकि 12, 6 को 4 और 8 सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 9 को 5 और 2 सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में ये मिक्स प्लैनेट है और ये डिनाई नहीं करता। 6ठे भाव को बाद में सपोर्ट नहीं मिला, तो 2, 7, 11 भाव को ये 9 भाव जो है वो सपोर्ट करता है, इसकी थोड़ी सी अक्षमता को घटाता है। मून चंद्रमा बृहस्पति को सपोर्ट करता है 5वें दूसरे भाव से, क्योंकि 12वां और 6ठा भाव है तो 8वें भाव में है, तो इसमें ओबस्टेकल डेफिनेटली है। इसके बाद तीसरा जो उपनक्षत्र जो है वो सूर्य है, 5वें भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी में बैठा है, लेकिन 12वें के नजदीक है। ये 6 और 10 का उपनक्षत्र है, नक्षत्र है, लेकिन ये उपनक्षत्र किसी भाव का नहीं है। इसमें हमें 2 बात ध्यान रखनी होंगी। सूर्य चूंकि फ्री प्लैनेट है, स्टार लगा हुआ है ना, सूर्य चूंकि फ्री प्लैनेट है, इसलिए ये स्वयं ये नक्षत्र के तौर पर कार्य नहीं कर सकता। तो सूर्य स्वयं में सामर्थ्यवान है, यानी स्वयं में पावरफुल है, लेकिन ये 5वें और 11वें भाव का 5वें भाव का स्वामी होकर 11 में बैठा है,
12 और 6 10 भाव जो है वो प्रतिकूल भाव हैं, इसको बाद में कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ऐसे सूर्य को यदि फेवरेबल सपोर्ट मिल जाए, सपोज वीनस इसको सपोर्ट कर दे या सूर्य वीनस को सपोर्ट करे, तो ऐसी अवस्था में वीनस के फेवरेबल को सपोर्ट करेगा 5 और 11। क्योंकि वीनस के पास कोई अनफेवरेबल भाव नहीं है, तो 12 और 6 10 भाव जो है वो केवल ओब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, लेकिन उसकी क्षमता को रिड्यूस नहीं कर सकते। अंतर आपको मतलब जो है ना क्लियर करने के लिए मैंने इसीलिए यहीं पर ये आपको ये बात क्लियर की है। जब हम किसी स्ट्रेंथ को पढ़ते हैं तो उस तरह से हमें जज करना होता है। तो सूर्य 5 और 11 भाव का स्वामी है, 5वें भाव का स्वामी है, 11वें में बैठा है, तो सूर्य भी मिक्स प्लैनेट है, लेकिन ये अनफेवरेबल नहीं है। ठीक है ना? यस सर। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर छठे में बैठा है, तो 10वें भाव को छठा भाव सपोर्ट करता है, 11वें भाव को छठा भाव सपोर्ट नहीं करता। ये 4 और 8 12 का उप नक्षत्र है, मोक्ष त्रिकोण है ये, 1 4 7 10 का उप नक्षत्र है। तो आप चूंकि ये प्राइमरी हाउस है 7वां भाव, ठीक है ना, तो 11वां भाव, 1 भाव और 7 भाव ये फेवरेबल ग्रुप है। 10वां भाव, छठा भाव, 4 8 12 भाव और चौथा और 10वां उप नक्षत्र ये अनफेवरेबल हाउस ग्रुप है। तो क्या कहना चाहिए, शनि भी मिक्स प्लैनेट है। ठीक है ना? तो मिक्स प्लैनेट होने के नाते इसे दूसरे दूसरे स्तर पर यानी नक्षत्र लेवल पर नहीं कार्य करना चाहिए, यदि वो भाव भी, वो ग्रह भी मिक्स ग्रह है। जैसे सपोज गुरु है, गुरु 9 और 12 और 6 का मतलब जो है और 9 का सब लोड है, तो ये मिक्स प्लैनेट है। इसी के नीचे अगर जुपिटर अगर शनि के नक्षत्र में हो तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि 12 6 को 4 8 12 और 4 10 सपोर्ट करेगा, 9वें भाव को 1 और 7 सपोर्ट करेगा। तो मिक्स होने के नाते अगर ये किसी मिक्स भाव का मतलब इसका उप नक्षत्र मिक्स हो जाएगा तो उस स्थिति में ये ग्रह कमजोर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मतलब जो मेरा क्लैरिफिकेशन है। फिर भी अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम अब इसे देखें, स्रोत बढ़िया है, प्रभाव मिक्स है और सब लोड जो है वो भी परिणाम मतलब परिणाम भी मिक्स है, लेकिन परिणाम को 5 और 11 को, सोर्स प्लैनेट 5 है, 5 को जो है ना 1 7 और 11 सपोर्ट कर रहा है, तो ये यहां पर चल सकता है। ठीक है ना? यस सर। आगे चलते हैं। अब हम इसकी डेस्टिनी पर आ जाते हैं, यानी हम एक कुल मिलाकर के हैं, शुक्र जो है मीडियम प्लैनेट, मिक्स प्लैनेट है, जो विवाह के लिए मना नहीं करता। मना करने के लिए अनफेवरेबल की स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर? आ यस सर। जाइए, अब हम इसकी डेस्टिनी पर चले आते हैं। डेस्टिनी शनि, शनि मिक्स प्लैनेट है, मून मिक्स प्लैनेट है, केतु फेवरेबल प्लैनेट है। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? नहीं सर नहीं, ठीक है। केतु फेवरेबल प्लैनेट है और राहु फेवरेबल प्लैनेट। ठीक है सर? शनि जी। वास्तव में आखिर में फिर से शनि सपोर्ट कर रहा है। तो मून को, अब मून को कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं? मून को वीनस सपोर्ट कर रहा है, मून को राहु सपोर्ट कर रहा है। वीनस और राहु दोनों, क्योंकि वीनस फ्री प्लैनेट है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, राहु फ्री प्लैनेट है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये दोनों ग्रह, मून को राहु और वीनस दोनों इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डेस्टिनी शादी के लिए हाँ भरती है, प्रोमिस करती है। ठीक है सर? कोई सवाल? शनि को जो है ना वीनस, शनि के साथ वीनस, एक मिनट, शनि का उप नक्षत्र क्या है? शनि मून के सब में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मून भी इसको सपोर्ट करेगा। मून इज आल्सो ए रूलर, सैटर्न मून
और सब लॉर्ड जो है वो मून है अगेन। तो मून को मतलब जो है ना शुक्र मून 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 को शुक्र की जो है ना सपोर्ट सबको है। शनि को शुक्र की सपोर्ट है, मून को शुक्र की सपोर्ट है, और केतु अपने आप में फेवरेबल है। राहु राहु को राहु अपने आप में फेवरेबल है, और मून के साइन में है तो मून की उसको सपोर्ट है। सैटर्न मिक्स प्लैनेट है। तो इस तरह से इसमें जो है ना जो डेस्टिनी है वो फेवरेबली प्रॉमिस करती है। अब हमें इसमें एक चीज और ढूंढना है, इस शनि इसमें ऐसा कौन सा ग्रह है जो इसकी कमी को जो यानी डेस्टिनी को कमजोर करता है, और वो कौन सा ग्रह है जो डेस्टिनी को शादी के लिए आगे ले जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें शनि के साथ वीनस है। वीनस एक फेवरेबल ग्रह है, देखिए उसमें कोई अनफेवरेबल नहीं है। दूसरा जो है ना हमारे पास मून है, मिक्स प्लैनेट है। तीसरा हमारे पास मार्स है, मिक्स प्लैनेट है, लेकिन राहु फेवरेबल प्लैनेट है। तो इसमें दो प्लैनेट जो है ना फेवरेबल हैं, मून सॉरी वीनस और राहु। मून सपोर्टिव है, सैटर्न जो है ना मिक्स प्लैनेट है। तो हमें वीनस का और राहु चूंकि दोनों ही फ्री प्लैनेट है, तो पॉसिबल है कि वो कहीं पर भी एज ए स्टार लोड या सब लोड न काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो सपोर्ट में है तो उसकी सपोर्ट अनिवार्य है। यहां मैं आपको उस रूल को याद करा दूं कि डेस्टिनी के फेवरेबल प्लैनेट्स का दशा भुक्ति अंतरा में कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। ठीक है सर। यस सर। आइए अब हम अगर इस दशा भुक्ति में जाएं तो ये व्यक्ति वीनस दशा केतु भुक्ति इसकी समापन की ओर थी, तो ये केतु की भुक्ति में शादी के योग्य था। तो वीनस शादी के योग्य है, लेकिन अब हमें उसकी भुक्ति चाहिए। तो भुक्ति चाहिए, चाहने के लिए हमें दो स्थितियां हम इसमें देख सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका यह है कि हम प्रत्येक प्लैनेट की वीनस के बाद प्रत्येक प्लैनेट की अक्षमता का आकलन करें। दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कि हम जो अनफेवरेबल प्लैनेट हैं उस प्लैनेट की प्रेजेंस को जज करें और उसके आधार पर उसे रिजेक्ट करें। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि हम अनुकूल ग्रहों की जो डेस्टिनी के अनुकूल ग्रह हैं जिन्होंने डेस्टिनी को प्रोमिस करने के लिए मतलब जो है ना सपोर्ट किया है, उन ग्रहों की प्रेजेंस देखिए। तो हम एक एक करके चलें। तो उस स्थिति यस में सर। अगर उस स्थिति में देखें तो वीनस फेवरेबल है। अगर वीनस की दशा में शादी होती है तो चूंकि वीनस की दशा में केतु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसकी भुक्ति में शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसलिए अब प्रश्न ये है कि क्या केतु एज ए भुक्ति लोड सक्षम है। केतु फेवरेबल है, मून मिक्स है, केतु फेवरेबल है, जुपिटर फिर मिक्स है। तो ऐसी अवस्था में ये प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पर मून मून के पास सैटर्न है कि नहीं, मून के पास सैटर्न है, यस, ये फेवरेबल है, लेकिन जुपिटर प्लस है। तो यहाँ सोर्स प्लस माइनस है और इसका रिजल्ट प्लस माइनस है। तो ऐसी अवस्था में ये सक्षम नहीं है। दूसरी बात, हमें मून राहु की प्रेजेंस चाहिए, यहाँ पर राहु रूलर नहीं है। ठीक है ना। हमें जो डेस्टिनी को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट है वीनस और राहु, उनका उपयोग अनिवार्य है। तो ऐसी अवस्था में भुक्ति में यहाँ पर राहु की प्रेजेंस नहीं है, डायरेक्ट प्ले नहीं कर रहा है, राहु सपोर्ट में भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में केतु उतना सक्षम नहीं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, मुझे कहना था कि भुक्ति जो है ना, विवाह चूंकि जीवन का एक सक्षम इवेंट है, उसके लिए भुक्ति जो है वो सबसे शक्तिशाली चाहिए। भुक्ति जो है ना
शक्तिशाली भुक्ति का होना अनिवार्य है। तो इसमें उस वक्त इस स्थिति में यहाँ पर हम वीकनेस देख रहे हैं। दूसरी बात, इसमें राहु नहीं है। तीसरी बात, इसमें वीनस वीनस की सपोर्ट केतु रखता है, मून रखता है, केतु रखता है, और जुपिटर जुपिटर के पास वीनस की सपोर्ट नहीं है। ठीक है सर। अगला दशा आती है सूर्य की। सूर्य की दशा में अगर हम देखें तो सूर्य 5 और 11 का स्वामी है, मिक्स है। सैटर्न मिक्स है। मून इसकी वीकनेस को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ में फेवरेबल को भी। 11 एक साथ प्लस 5 और 2, तो ये प्रभाव जो है ये सपोर्ट करता है। और अंत में स्वभाव जो है ना, फिर वही सैटर्न और मून। तो ये दशा के तौर पर अगर देखें हम तो सपोर्टिव है, डिनाई नहीं करता। क्योंकि ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये फिर प्लस माइनस है, तो ऐसे करके। और इसे सैटर्न मून और सैटर्न रिपीट कर रहे हैं। तो मून चूंकि इसमें सैटर्न के कंपैरेटिवली ज्यादा फेवरेबल ग्रह है, तो उस स्थिति में मून का, यानी सूर्य का, मून का, शनि का, सॉरी मून जो है ना राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका रोल चाहिए हमें भुक्ति में, तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगी। तो अब हम यहां से आगे चलें एक एक करके। अब हम मून को देखें। मून जो है ना केतु के नक्षत्र में है, मून प्लस माइनस है, केतु फेवरेबल है, फिर मून प्लस माइनस है, मार्स फिर प्लस माइनस है, सैटर्न प्ले कर रहा है। तो चूंकि सैटर्न केतु को सपोर्ट करता है, सैटर्न केतु को सपोर्ट करता है, दूसरे मून को सपोर्ट करता है और मार्स को सपोर्ट करता है, तो सैटर्न की प्रेजेंस है। लेकिन सैटर्न इटसेल्फ जो है ना केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केतु बेहतर है मुकाबले सैटर्न के। तो मून को हम वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। यहां पर मुझे आपको एक बात ये जरूर बतानी है कि मून जो है वो चौथे भाव का सोर्स है। ठीक है ना, ये हमको ध्यान में रखना है। चौथे भाव का सोर्स है, पांचवें भाव का सोर्स है। ठीक है। मार्स में आ जाए हम, इसे वेटिंग लिस्ट में हम रख सकते हैं। मार्स सैटर्न के नक्षत्र में है, ये मिक्स प्लैनेट है, मार्स मिक्स प्लैनेट है। मून सपोर्ट कर रहा है सैटर्न को, मरकरी फिर अनफेवरेबल प्लैनेट है। तो मार्स हम स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर सकते हैं। राहु, यहां पर कोई संशय है क्या? नहीं सर। क्योंकि सैटर्न मरकरी के साथ है ना, और मरकरी यहाँ पर रूलर है, तो मरकरी का इम्पैक्ट ओवर सैटर्न इज मोर। तो ये 4, 10, 6, 12, तो दिस इज नॉट परमिजिबल। और ये कह सकते हैं कि मार्स इज नॉट कंफर्टेबल और स्ट्रोंग टू एग्जीक्यूट द मैरिज। राहु, राहु फेवरेबल है, सैटर्न मिक्स है, मून फेवरेबल है, जुपिटर फिर मिक्स है, मान इसके नक्षत्र में है, तो प्लस माइनस है, तो हम इसे वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद जुपिटर, जुपिटर जो है ना मिक्स है, मून फेवरेबल है, केतु फिर फेवरेबल है, मून फेवरेबल है, केतु फिर फेवरेबल है, और राहु। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, राहु इज प्लेइंग विच इज द डेस्टिनी का फेवरेबल प्लैनेट है राहु, ये जुपिटर में प्ले कर रहा है। ठीक है सर, एज ए सब लॉर्ड। एज ए सब लॉर्ड, डायरेक्ट रूलर है। ठीक है। सैटर्न हमने पढ़ा, इसके बाद मरकरी है। नहीं तो इसे जुपिटर को तुम सबसे फेवरेट मानेंगे ना? हाँ सर, अब आपको कंपेयर कराऊंगा ना सर मैं आपको। नहीं, जुपिटर मतलब वही मैं कह रहा हम हूँ इसे जुपिटर को वेटिंग वी लिस्ट कैन में बी ले आते हैं ना। वेरी स्ट्रांग ना। सर बताइए। मैं कह रहा हूँ जुपिटर इज अ वेरी स्ट्रांग को ना। यस सर, यस सर। यस सर। लेकिन मैं इसलिए पहले सिरे पर नहीं बोलता हूँ कि अभी कुछ आगे प्लेनेट है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैंने नहीं बोला। अच्छा अच्छा। ठीक है ना सर। जी सर, जी सर। अच्छा, फिर सैटर्न,
सैटर्न, सैटर्न मिक्स है, मून फेवरेबल है, केतु फेवरेबल है और राहु फेवरेबल है। मरकरी अनफेवरेबल प्लैनेट है। मार्स, मार्स इज हैविंग मरकरी, yes, Mars is having Mercury, so this is supporting to Mars. If 6 and 12 is supporting to 8 and 12, so this effect becomes weak. Saturn is, Mars in the star of Saturn having Mercury in sign exchange, so that is why it can be rejected straight away. Right sir? यस सर। केतु तक हम आ गए, ठीक है। अब हमें देखना है, हमारे पास केतु प्लस माइनस है, मून प्लस माइनस है, राहु प्लस माइनस है, जुपिटर और सैटर्न हमारे पास 5 ग्रह हमारे पास बचे, जिनमें से हमें सेलेक्ट करके जाना है। केतु का अगर आप देखें 10th हाउस सोर्स है, 10th हाउस सोर्स के साथ सैटर्न की सपोर्ट है, राइट सर। मून मिक्स है, केतु मिक्स है, जुपिटर अगेन फिर 12 और 6 रखे हुए हैं। जी ठीक है सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए मून में। मून 4th की सोर्स है, इसके साथ केतु के नक्षत्र में, केतु मून के में यहाँ पर ठीक है, लेकिन मार्स विच इज हैविंग मरकरी इन सपोर्ट, यस सर। मार्स ऑलरेडी हमने मतलब जो है इसको क्या रिजेक्ट कर दिया है। राहु, राहु 4th हाउस का ऑक्यूपेंट है और शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में होने के साथ साथ मून और फिर अगेन जुपिटर है। लगातार भावों पर, मतलब लगातार लेवल्स पर मिक्स प्लैनेट हैं, फेवरेबल सपोर्ट नहीं है, राइट सर। यस सर। अब जुपिटर, जुपिटर फेवरेबल है और सैटर्न फेवरेबल है। अब सैटर्न और जुपिटर में कौन सामर्थ्यवान है ये हमको चेक करना है। जुपिटर 9, 12, 6 और 9, सैटर्न 10, 6, 4, 8, 12, 1, 4 और 10। जुपिटर से सैटर्न की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट सर। यस सर। दूसरी बात, सैटर्न के साथ मरकरी इन साइन एक्सचेंज, यस सर। तो यस सर। 12 भी जुड़ गया ना सर यहाँ पर। यस सर। यस। दिस सैटर्न इज हैविंग, मून इज हैविंग सैटर्न as well as Mercury also in support। यहां पर आप देख सकते हैं मून Yes, इज हैविंग Mercury Saturn in support। क्योंकि Saturn सोर्स प्लैनेट है, it will try to accommodate whether it is favorable or unfavorable। Since Saturn is mixed or having Mercury unfavorable with it, so that is why unfavorable। मेरा हिंदी में एक मिनट फिर से बोलता हूं मैं, क्योंकि Saturn मिक्स प्लैनेट है और मरकरी की सपोर्ट अनफेवरेबल बना रही है यहाँ पर उस सैटर्न को, वो सैटर्न मून को सपोर्ट कर रहा है। तो मून चूंकि 4 और 8 का मतलब जो है ना चौथे भाव का स्वामी है और 8वें का सबलोड है, तो इसकी सपोर्ट इसको भी जा रही है। तो 8वां चूंकि यहाँ इसके पास कोई फेवरेबल नहीं है उस स्थिति में, तो इसके पास अनफेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना सर। यस सर। और राहु, मून जो है ना केतु के नक्षत्र में है, यस, कि मून की जो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है उसे घटा रहा है केतु, शनि के और मरकरी के प्रभाव को नहीं रोक पा रहा है। उसके बाद राहु, राहु बेहतर प्लैनेट है, यानी फेवरेबल प्लैनेट है, लोड है, फिर भी राहु शनि के नक्षत्र में है। तो चूंकि शनि के नक्षत्र में है और राहु को शनि की सपोर्ट नहीं है, राहु फ्री फ्रॉम सैटर्न और मरकरी, ठीक है ना, तो सब लोड फेवरेबल है। अब आप जुपिटर को देखें, जुपिटर उसके मुकाबले पर 9 का भाव का स्वामी है, इसके नीचे मून फेवरेबल है, उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद केतु फेवरेबल है, उसको सपोर्ट कर रहा है, और राहु डेस्टिनी का फेवरेबल प्लैनेट राहु इज आल्सो प्लेइंग। अगर आप देखें जुपिटर और सैटर्न के रूलर्स में केवल सोर्स पर अंतर है, नीचे के ग्रहों पर कोई अंतर नहीं है। नक्षत्र वही है, उप नक्षत्र का नक्षत्र वही है, उप नक्षत्र वही है और उप नक्षत्र का नक्षत्र वही है।
अंतर कहां पर है? केवल सोर्स में। ठीक है ना सर? यस सर। तो अगर जुपिटर सैटर्न से फेवरेबल है तो जुपिटर पावरफुल है, और सैटर्न अगर जुपिटर से ज्यादा फेवरेबल है तो फिर सैटर्न पावरफुल है। यू डिसाइड सर। ऑब्वियसली जुपिटर जो है ना ज्यादा फेवरेबल है मुकाबले सैटर्न के, चूंकि सैटर्न साइन एक्सचेंज के साथ मरकरी को साथ लिए हुए है, जबकि जुपिटर मरकरी के साइन में है। लेकिन मरकरी नाइन्थ लॉर्ड जो है ना फेवरेबल है, तो ये 6/12 का प्रभाव ज्यादा नहीं ले सकता। अंतर क्लियर है सर? यस सर। तो इसलिए कंपैरेटिवली जुपिटर इज बेटर देन सैटर्न। राइट सर? यस सर। उस जातक का विवाह सूर्य की दशा में, गुरु की भुक्ति में और शनि के अंतरा में हुआ। जातक का विवाह सूर्य की जातक का विवाह सूर्य की दशा, हम्म गुरु की भुक्ति और ओके शनि के अंतरा में हुआ, क्योंकि गुरु की भुक्ति जो है वो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है। अभी आपको कंपेयर मैंने करके बता दिया। जी सर जी सर ठीक है ना? तो जी सर स्ट्रोंग भुक्ति में शादी होगी, तो इसलिए स्ट्रोंग जो है दोनों में से गुरु स्ट्रोंग है, तो गुरु की भुक्ति और शनि के अंतरा में शादी हुआ। अब ओके दशा का भुक्ति से संबंध होना चाहिए। जी सन जो है सूर्य की राशि, गुरु की राशि में है। मैं एक हम्म मिनट आपके लिए चार्ट खोल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखा था सर। चार्ट आपको दिखा रहा होगा सर यहाँ पर। आप देखिए सूर्य जो है गुरु की राशि में है, मून मून सूर्य की राशि में है। जी दूसरी बात, मून जो है, शनि जो है ना मून के नक्षत्र में है। ठीक है सर? केतु केतु जो है ना एक मिनट, केतु जो है ना शनि की राशि में है। शनि जो है ना उसको देख रहा है। शनि वैसे भी रूलर भी है इसमें। ठीक है ना सर? यस सर। शनि इसका प्राइमरी लेवल पर, दूसरे और तीसरे भाव, तीसरे लेवल पर स्वयं काम कर रहा है। ऐसे ही राहु राहु का सूर्य से संबंध होना चाहिए। राहु 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 मून के साथ है, सूर्य के साथ संबंध नहीं, मून के साथ संबंध है, और मून सूर्य की राशि में है। राइट सर? यस सर। इसलिए दशा दशा स्वामी का, उसके रूलर्स का भुक्ति के रूलर से, भुक्ति स्वामी से संबंध अनिवार्य है। तीसरी बात मैंने आपको ये बोली थी शुरू में कि जो उपनक्षत्र है किसी पर्टिकुलर भाव का, उसका रोल, उसकी प्रेजेंस उसी घटना के समय पर अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं दशा स्वामी शनि के नक्षत्र में है, जो प्राइमरी भाव का उपनक्षत्र है। आप देख सकते हैं गुरु जो है ना, सब गुरु का जो गुरु में शनि स्वयं यात्रा कर रहा है, ये सब रोड का स्टार रोड है, और शनि स्वयं अंतरा है। यस ठीक सर है सर? यस सर। तो मैंने तीनों रूल आपको यहाँ पर प्रमाणित करके दिखा दिए। हम्म। आपको इसमें से अब और कुछ सवाल अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर सर का कहना है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर इसे केपी के दृष्टिकोण से देखें तो चूंकि सूर्य के नक्षत्र, सॉरी, अगर आप शनि को देखें तो शनि 10वें 11वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। हम्म शनि मंगल के नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में है। मंगल जो है वो चौथे भाव का स्वामी है, 5वें भाव में बैठा है। इट्स ओके। लेकिन राहु
जो है ना, जो चौथे भाव में बैठा है, तो राहु चंद्रमा के चौथे भाव को सपोर्ट करता है। ऐसी अवस्था में शनि जो है भाग्य स्वामी होकर केपी के अनुसार शादी में सपोर्ट नहीं करता है उतना। 10वां भाव, छठा भाव, चौथा भाव इसमें उपस्थित है। 7वां भाव नहीं है, दूसरा भाव नहीं है। ठीक है ना सर? राइट। तो ये इसका अंतर है। इसीलिए हम इस बात के लिए मतलब जो है ना आपसे याचना करते हैं कि मतलब जो है ना किसी भी ग्रह के भाव तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक उसके नक्षत्र को और उसके उपनक्षत्र को ध्यान में न रखा जाए। हमने इसमें उसके राशि के, उसकी युति के, उसके एस्पेक्ट के, उसके भाव में बैठे हुए, उसकी राशि में बैठे हुए ग्रह को हमने किसी को नहीं छोड़ा है। Theology, sorry, you can go to that utilities or view horoscope, no? You can see the सर KP significators. Go to that view horoscope, 1 minute सर, यू view, वांट सर view. केपी सिग्निफिकेटर ना? Yes, yes. 1 minute सर। Yeah, there you can easily show that KP significators all the planets यस and सर, if which is the 2711 significator. यस सर, यस सर, यस सर, व्हाट यू वांट टू से सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग। Yeah, The second lord, sir, Venus. Venus is lord of 2 and 7. So what yeah. is the You can see here significance? Venus 6, 11, 2 and It 7, is right? having 6, 11, 9, 12 and 2 and 7. Yes. इसमें छठा और 12वां भाव सर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है सर। और दूसरा 7वां और 11वां भाव, 11वां भाव का सर स्वामी है सर सैटर्न। सैटर्न सैटर्न जो है ना सिग्निफाई कर रहा है सर 5, 6, 4, 10 और 11। तो 6, 4, 10 सर, इट विल नॉट अलाउ सर। This is the difference between, What about the Bhukti Lord is most important? Jupiter yes sir, 5, 6, 4, 12 and 9. no favorable except 9, 5. Yeah, no 2, no 7, no 11. Yes But sir, Jupiter has given the marriage. Venus has got 11, 9, 2, 7. Venus. yes sir. But Venus Venus has not given. but Venus has not given. Yes sir, this is the thing. Venus is the sir better planet among मतलब जो है ना these planets, but Venus itself did not give. But Jupiter has given 5, 6, 4, 12 and 9. Yes. But आपको you सर कहने का मतलब सर आपको केपी सिग्निफिकेटर के और ईपीएस सिग्निफिकेटर के डिफरेंस का अंदाज आपको यहाँ से महसूस हो रहा होगा। कल वाला जो चार्ट था सर उसमें भी मैंने मतलब जो है ना सर ने बोला था, तो उसमें भी वो डिफरेंस आपको केपी सिग्निफिकेटर खोल करके हमने आपको दिखाया था। मैं समझता हूँ आपको आज की जो क्लेरिफिकेशन है वो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मतलब आपको पूर्ण समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसे प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। तो इसलिए मतलब जो है ना, लेकिन डिफरेंस भी क्लियर हो गया। और मतलब चूंकि हर ग्रह का मतलब दशा भुक्ति का आपस में संबंध होना चाहिए, वो हमने आपको यहाँ पर शेयर करके दिखाया सर। तिवारी जी, is it possible to put Rashi number in South Indian chart? राशि नंबर In South Indian chart. 1 minute sir, 1 minute sir, you want to say this? 1 minute sir, जी ऊपर नहीं हुआ। let me let me share actually sir. Oh, light has gone again. इसको मैं डाउन करूं और यहाँ पर मैं शेयर करूं।
कहाँ रहते हैं आप तिवारी जी? 1 minute, सर, आर यू लुकिंग सर? Is coming, yes sir. Yes, there is South Indian chart na, where the ascendant and 1 2 3 4, suppose the ascendant is the fifth Rashi. यस सर, So I तो want देन the, हाउस विल मूव अकॉर्डिंगली सर. no, that is राशि right, इज फिक्स्ड but सर इन that is right, it will be more for the newcomer. It is, if we will write somewhere 5 6 7 8 9 10, I want to tell this. सर, राइट सर, बट सर इट इज ऑलरेडी, सर इट इज हैविंग ना सर, इट इज Oh no असेंडेंट, sir, इट it is a इज house number na sir. You mean to say, sir, Rashi should be indicated here. Yes sir. So that is Aries Rashi, right, sir? I will speak, sir. मतलब you are getting my point na? Is it 5 6 7 8, मान लो suppose ascendant is a Leo, it will be 5, second is 6, it will be आप easy. यदि ध्यान दें तो सर मैंने बोला था सर कि ये एरिस लगन का नहीं नहीं जातक नहीं, है. आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट आपकी बात सही है, मैं आपकी बात जी. को मना नहीं कर रहा. मैं तो नॉर्मली जी. साउथ इंडियन चार्ट में कई बार हम लोगों को थोड़ा सा, आप जैसे हम लोग, नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपको, तो इस मामले में साउथ इंडियन चार्ट में थोड़ी सी उनको दिक्कत है, जो प्योरली नॉर्थ इंडियन चार्ट मतलब यूज हाँ जी करते हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन मेरी थोड़ी सी समस्या ये है कि चूंकि जैसे असेंडेंट है, ये है सॉफ्टवेयर में, अब इसमें राशि मतलब भी लिखे जाना, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में सर इमेजिन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि राशि लिखा यस सर जाना भी यस सर, सॉफ्टवेयर को चेंज करना है. यस सर और यस सर. सब अब इस स्टेज पर इसमें एडिशन जो है ना सर बड़ा दिक्कत कर देगा, क्योंकि अब हम जो एडिशन मतलब सर करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इसे बर्थ पर्टिकुलर के लिए एक्यूरेट करके लेकर आए. Tiwari, you can show that North Indian chart here, no, on the right hand side. You can show that. Sir, यस सर. I can read North Indian very well, sir, but is a point in South Indian. Yeah, that's what. Just you can move this. Yeah. No, on top. Sir, is it right hand पे है ना यस sir? सर. यस सर. Yes sir, it is very easy to read na. No. But, नहीं नहीं, in Tiwari, you एक can मिनट सर. change this. You can change this. Instead of Bhavachali chart, you can. No. Yeah. Okay. सर इट इज भाव चल, सर भाव चलित इज हियर सर, राशि चार्ट इज हियर सर. Yeah. Anyway, you ये can make राशि one चार्ट. Rasi chart, one Bhavachali chart. 1 minute सर. This is correct. This is correct one. मैं तो तिवारी जी नॉर्मली ऐसे ही राशि पढ़ता हूँ, चार्ट, जैसे जैसे अभी भाव आपने चलित. जैसे अभी आपने खोला है ना, जी सर. तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ. लेकिन सर मुझे, सर मेरी मेरी मजबूरी है, मैंने पहले ही बोला सर कि मैं इस चार्ट को नहीं पढ़ पाऊंगा सर, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये. अच्छा, आपको भी साउथ इंडियन नहीं आता है क्या? मुझे केवल साउथ इंडियन है सर. मैंने बाई बर्थ स्टाइल जब पढ़ना शुरू किया, ये बाई बर्थ इन दी सेंस मैंने स्टार्टिंग इसी चार्ट से की सर, अच्छा, केपी चार्ट. ओके 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 ओके. तो इसमें मुझे इसमें देख करके सच सच बताऊं सर, मुझे इसमें एस्पेक्ट का पता ही नहीं चलता सर, किधर से किधर किसको एस्पेक्ट है. ओके 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 ओके. दिस इज द प्रॉब्लम टू मी सर. नहीं नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है. लेकिन आपने बहुत इसलिए अच्छा मैं बोला. इधर आपके लिए मैं इधर जो है ना ये भाव चलित रखता हूँ सर. अपने लिए मैं इधर सर केपी रखता हूँ. भाव चलित आपको जो है ना सर प्लेसिडर सिस्टम पर ले जाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे सर, इसमें सब पॉइंट वगैरह दे रखा है सर. एरिस में जो 11 डिग्री 12 मिनट है सर, तो ये 11 डिग्री 12 मिनट मीन्स लगना जो है वो 11 डिग्री 12 मिनट पे है. मैं समझ गया सर, समझ ये गया. दूसरा भाव. हाँ, ये लेकिन हेल्प आपने बहुत ऑलरेडी अच्छा बोला है, और बहुत अच्छा समझ में आया, ईमानदारी की बात है. एंड रियली वेरी, मतलब बहुत अच्छे से चीजों को, मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ आपसे, चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मुझे बहुत अच्छे से मैं सीख पाया हूँ आपसे आज. सर. आप मुझे हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा सर, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार नहीं नहीं, हूँ मैं सर. पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर, बहुत अच्छे से लगा आपसे सीख. धन्यवाद आप. और मुझे तो, मैं तो ये धन्यवाद सोच सर. रहा हूँ कि आपको कितने सिखाया होगा ऐसे हिंदी में. ये मुझे नहीं, मुझे हिंदी आती है, लेकिन सर मुझे सिखाया आदित्य सर ने. नहीं वो तो ठीक है, मैं वी बोथ लर्न इन इंग्लिश ना. नहीं, मतलब सर मैं इंग्लिश में उतने फ्लो से बोल सकता हूँ जितना हिंदी से बोल रहा हूँ, बल्कि हिंदी बोलने में मुझे कहीं कहीं पर अड़चन आ जाती है. अच्छा अच्छा अच्छा. आप देख चलिए रहे हैं ना मेरी, मुझे कहीं पर जहाँ जैसे युति है, अब वो मुझे सर बहुत दिन याद करना पड़ा. नहीं, असल में इंग्लिश मैंने हमारी जब भी है, पर वो सर की जो इंग्लिश है ना, वो प्योर इज वेरी वेरी गुड. समटाइम ही स्पीक सो फास्ट, तो बट हो सकता है मैं गलत हूँ, बट बहुत अच्छा समझ में आया आज. सर एक्चुअली आदित्य सर गेव मी चांस सर, मतलब जो है ना टू ट्रांसलेट हिज बुक अर्ली ई बुक. तो सर
ड्यू टू दिस यस आई यस कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वर्ड सर, मतलब यस सर, अदरवाइज। हाँ, क्योंकि मैंने सर पढ़ा नहीं, आप यकीन करिए सर, 89 में मैंने केपी सारी इंस्टीट्यूट से सर एग्जाम दिया था। वहां मुझे ज्योतिष विशारद का सर्टिफिकेट मिला था सर, उस समय 93 मार्क्स से। लेकिन मैं केपी में सर जो है ना, मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया बीच में कि मुझे मतलब जो है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो जो सातवें भाव का सक्षम ग्रह है वेनस, वो तो शादी नहीं दे रहा, उसका तो कहीं चर्चा ही नहीं है उसमें। और शादी दे रहा बृहस्पति, जो 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर छठे में बैठा हुआ है। अगर आप केपी को देखें तो साहब, तो अगर बृहस्पति के ग्रह में आप कोई भी ग्रह देखेंगे तो अनफेवरेबल आएगा ना सर। यस सर, 100%, यस और सर, मैंने, यस सर। लेकिन यहाँ जुपिटर जो है, नहीं गुरु ही है, गुरु की भुक्ति में शादी हो रही है सर। तो मुझे, मैंने सर छोड़ दिया इसको बीच में। तो बाई चांस मुझे मतलब जो है ना, मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उन्होंने मुझे रिटायरमेंट पर बोला कि मतलब आप अब क्या करोगे। तो उन्होंने कहा, मतलब मेरे एक मित्र ने बोला कि साहब ये ज्योतिष जानता है, करता कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर समाज की सेवा करनी है, उसका ऋण चुकता करना है तो इसे करिए। मुझे लगा मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए महाराज जी। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका दूसरा तरीका है, आप दक्षिणा लीजिए, आधी अपने गुरु को दीजिए जिन्होंने सिखाया, आधी मुझे दीजिए। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। लेकिन फिर भी मैं आज तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं उससे दक्षिणा लूं किसी से, क्षमा कीजिएगा। इसलिए मैं मतलब अपने आप को प्रोफेशनल नहीं लिखता, अपने इनबॉक्स में किसी को इनवाइट नहीं करता ना। मतलब अगर कोई कर भी देता है तो मैं उससे बोलता हूँ आप ग्रुप में लिखिए जो कुछ लिखना है, मैं वहीं पर जवाब दूंगा, यहाँ नहीं। जी जी जी। तो इसलिए मैं सर वहां पर नहीं मैं कर पा रहा, क्षमा नहीं चाहता हूँ। हालांकि मतलब हो सकता है ये मेरा दुर्गुण हो, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखिए कहीं, सर, हमें तो चार बातें और अच्छी सीख, जो जो हो सकता है कम्युनिकेशन गैप मेरे को ना आया हो, पर अच्छे से समझ में आया है। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, आदि सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर इसमें आप लोगों आदित्य का जी का बहुत सर बहुत मैं धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस बात के लिए सर सिखा। वास्तव में मतलब मुझे समझ में ही तब आया, मैं उससे पहले ये नहीं जानता था सर, मैं आपको सच बताता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि दूसरे भाव से शुरू हो रहा है, चौथे भाव का स्वामी है, दूसरे चौथे भाव का स्वामी है मान लीजिए, या दूसरे तीसरे भाव का स्वामी है, 10वें 11वें में बैठा है। तो दूसरे तीसरे भाव का स्वामी होने से क्या मतलब है, इसका क्या है ये? दूसरा भाव हम्म। तीसरे भाव, तो तीसरे भाव से दूसरा भाव तो 12वां भाव है, तो फिर तीसरे भाव को कैसे सपोर्ट करेगा? आपको ध्यान यस। होगा, अगर आपने वो केपी का वो पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने उनका पढ़ा था कट पॉकेट का, हाँ जी। किसी की पॉकेट में से पैसा निकल जाने का। तो उन्होंने 2 3 12 भाव का मतलब जो एग्जाम्पल दिया था उस समय। तो हम्म मुझे मतलब ये बात समझ नहीं पाया कि 2 3 12 का भाव का जेब कटने से भी संबंध है, लेकिन पैसे के इन्वेस्टमेंट हो जाने का भी संबंध है भाई के लिहाज से। तो हम्म कैसे जाए, इंटरप्रेट कैसे करें? तो उसे इंटरप्रेट अगर आपको करना है तो आप उसके अगर पूरे भाव से भाव संबंधों को देख लें, वो किस तरह से जा रहा है। दूसरे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, 12वें भाव में बैठा है, किस भाव का उपनक्षत्र है और सब लोड क्या है, किस भाव का सब लोड है, तो उसकी पूर्ति करता है। एक रिक्वेस्ट और थी सर, अगर आगे की पता नहीं ये ठीक रहेगी कि नहीं, जब ये क्लास समाप्त हो जाए जी तो उस ग्रुप के अंदर हम लोग चार्ट डाले हैं, जो हम लोग हिंदी वाले लोग हैं, तो उसमें जी जरूर जी। आप बताइएगा हमें। नहीं नहीं, हम मेरी मैं अभी भी 2 ग्रुप में मतलब जो है ना इंटरेस्ट रखता हूँ। एक ग्रुप, एक तो है सीक्रेट केपी ग्रुप, और दूसरा जो है ना है फ्री एस्ट्रोलॉजी ग्रुप। तो मैं उसमें अगर मतलब जैसे जैसे मुझे समय मिलता है तो मैं उसमें मतलब जो है ना सर प्रेडिक्ट करके दे देता हूँ सर। पर उसमें मैं ठीक डिटेल में नहीं लिखता हूँ, मतलब जो है ना उस कंक्लूसिवली मतलब जो है ना सर रिप्लाई दे देता हूँ है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदि सर। सर का एंड अरे आपका बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल नहीं सर, आदि सर को धन्यवाद दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर गुरु दक्षिणा दे सकूं। सर गंगा तो वहीं से बह रही है ना। श्री राधे, श्री राधे राधे, सर, नमस्ते श्री सर, राधे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आदि Thank you, सर, Mr. Mangji. रिकॉर्डिंग Thank you, सर sir. क्लोज करने के लिए। Yeah, thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, थैंक Mangji, यू सर। and आप सभी का बहुत बहुत